समझ रहे हो इस चीज को? अगर जैसे आप कोई भी एनसीईआरटी की किताब लो, कोई भी रेफरेंस किताब लो या कोई भी किताब लो विज्ञान की, कोई भी साइंस की किताब लो मार्केट में, तो उस साइंस की किताब में पता है शुरुआत यहां से नहीं करते हैं जहां से मैंने शुरुआत की है। वहां पे वो सीधे सीधे कोशिका उनका पहला चैप्टर होता है, यानी कि सेल जो उनका पहला चैप्टर होता है, वहां से वो लोग लिखना किताब स्टार्ट करते हैं या समझाना या पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं टीचर्स को भी। मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं क्योंकि मेरा अप्रोच एक डिफरेंट होता है, सोचने का तरीका कुछ अलग होता है औरों से। तो यहां पर जो मैंने स्टार्टिंग की थी, मैंने स्टार्टिंग ऐसे की थी कि एक सबसे पहले तो आपको एक सब्जेक्ट की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ज्ञाता नहीं बन जाओ, सब कुछ याद नहीं हो जाए। ये नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आपको तो सब कुछ आ जाए, नहीं। अभी आने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी तो पूरा टाइम पड़ा हुआ है हमारे सामने जिसमें हमें सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ याद होते जाएगा। लेकिन एक ओवरव्यू जो होता है ना, कि ओवरव्यू किस चीज का? ओवरव्यू सभी चीज का। अब सभी चीज क्या है? जो हमारे सामने हमें देखने को मिलती हैं, वो सभी चीज। अब इन सभी चीज में क्या आ जाते हैं? अगर हम जीवित चीजों की बात करें, तो जीवित चीजों में जो सभी चीजों में आ जाते हैं, वो होते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक बात बताओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो मैंने आपको बताए, जीवाणु, जीवाणु, विषाणु, विषाणु, कवक, शैवाल यानी कि एल्गी, इसको हम कहते हैं एल्गी, इसको हम कहते हैं फंजाई, इसको हम कहते हैं वायरस और इसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तुम ये सारी चीजें पढ़ चुके। कल की क्लास में मैंने आपको बताए पादप, पादप यानी कि प्लांट्स। तो मेरा सिर्फ नजरिया इतना है कि अब तक सिर्फ वो इंफॉर्मेशन चली जाए, एक ओवरव्यू चली जाए कि ये चीजें एक्चुअली में हैं क्या। अभी ये 2 चैप्टर जो मैंने स्टार्टिंग में रखे ना, ये 2 चैप्टर आपको सिर्फ जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, क्या-क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीजें इनके ऊपर अपना डिस्कशन था। जिसमें अपने बैक्टीरिया, वायरस, कवक, शैवाल, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ इन सबको पढ़ा। कल की क्लास में कुछ प्लांट्स को देखा हमने। आगे चल के तो इन सबको और ब्रीफ में पढ़ना है हमें। अच्छी तरीके से पढ़ते चलेंगे हम सारी चीजें। लेकिन एक ओवरव्यू, एक दिमाग में थॉट तो डेवलप हो गया ना कि ये चीजें होती क्या हैं। है ना? तो वो एक थॉट डेवलप करना है और जब थॉट डेवलप हो जाता है उसके बाद में सारी चीजें हम सीखते जाते हैं। आसानी से सीखते जाते हैं। ठीक है? तो अभी तक की क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव अच्छे खासे हमने समझ लिए हैं कि क्या होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे-कैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कितने प्रकार से उन्हें वर्गीकृत किया गया है, पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ऐसे ही प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। आज मैं आपको बताऊंगा एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में। एनिमल्स यानी कि जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत। अब ये जंतु जगत बहुत बड़ा है। जानवर जो है ना, ये जंतु जगत बहुत बड़ा है। एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है। इसमें दुनिया में जितने भी सजीव प्राणी हैं जो जीवित जानवर हैं, वो हर प्रकार के जानवर इस वर्ग में सम्मिलित किए हुए हैं। यानी कि मनुष्यों को भी इस वर्ग में रखा हुआ है। इस वर्ग में अंडे देने वाले जीवों को भी रखा हुआ है, इस वर्ग में रेंगने वाले जीवों को भी रखा हुआ है, इस वर्ग में जो पानी के अंदर जीव रहते हैं उनको भी रखा हुआ है, इस वर्ग में केंचुआ को भी रखा है, इस वर्ग में कीड़ों को भी रखा है, मकोड़ों को भी रखा है, सबको रखा है। बिच्छू को भी रखा है, सांप को भी रखा है। छोटे-छोटे यानी मैन इज अ सोशल एनिमल ऑफ द अर्थ। सही बात है। यानी कि छोटे-छोटे जो जीव होते हैं, बर्ड्स को भी रखा हुआ है। सबको ए टू ज़ेड जितने भी सजीव जो हमें जानवर दिखेंगे, चाहे वो उभयचर हों, चाहे वो मतलब पानी में रहने वाले हों, चाहे ज़मीन पे रहने वाले हों, चाहे हवा में उड़ने वाले हों, चाहे कोई जंतु हो, कोई भी जीव हो, सभी को इस वर्ग के अंतर्गत रखा हुआ है। इसका पूरा क्लासिफिकेशन बताऊँगा कि छोटे-छोटे जानवरों से लेके एक इवोल्यूशन यानी कि हम तक की कहानी कैसे आ गई, हम कैसे बन गए, ठीक है? तो कैसे-कैसे चीज़ों में चेंजेस आया, छोटे-छोटे जो जानवर हैं, उनमें क्या चीज़ें नहीं थी, हमारे पास में क्या चीज़ें हैं।
सबसे आपको पता है एक बात, अगर सभी जानवरों की तुलना में अगर आप मनुष्य को देखो, तो मनुष्य भी एक जानवर है। सुधा, हेलो। अगर समस्त जानवरों की कैटेगरी अगर हम देखें, तो उन सभी जानवरों में अगर देखें, तो मनुष्य भी एक जानवर होता है ना? ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है। बस अंतर इतना है कि मनुष्य के पास में चेतना आ चुकी है, मनुष्य के पास में ब्रेन आ चुका है, बस। बाकी अंतर कुछ भी नहीं है जानवर और इवन इतना भी जानते हैं कि मनुष्य जो बना है, वो जानवरों से ही बना है। हमारे जो फ़ोरफ़ादर थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो कहाँ से उनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है? बंदर से, है ना? तो हम लोग बने किससे? तो जानवर से ही हमारा विकास हुआ है, बंदरों से हमारा इवोल्यूशन हुआ है ना? तो बंदरों से कैसे समय के साथ-साथ, वक़्त के साथ-साथ चेंजेस होते गए और फिर उसके बाद में आज का मानव हमें देखने को मिलता है, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। हमारे हमारा जो वर्ग है, हम उसको क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। तो वक़्त के साथ-साथ काफ़ी चीज़ें बदलती चली गई, काफ़ी चेंजेस होते चले गए, एक जानवर से इंसान में। बस अंतर इतना है जानवरों में कि उनके पास में ब्रेन नहीं है और हमारे पास में ब्रेन आ चुका है, बस। सिर्फ़ डेवलपमेंट ये चीज़ हुआ है। और इसका भी अंतर अगर देखें, तो इसका अंतर ये देख आप मान सकते हो, आपको पता है आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा आग का आविष्कार, है ना? तो जो फायर होता है ना, आग का आविष्कार, इसने क्या किया कि आग जलाकर मनुष्य ने खाना जो है उसको पकाकर खाने लगा और जब पकाकर वो खाना खाने लगा, तो वो जो पोषक तत्व शरीर के अंदर गए, उससे उसके दिमाग जो है वो विकसित हो गया। अगर खाना वो कच्चा खाता रहता ना, तो उससे दिमाग विकसित नहीं होता। पके हुए खाने से जो पोषक तत्व गए, उससे उसका दिमाग चलने लगा, उससे उसके शरीर का जो आंतरिक संरचना है और जो बाहरी संरचना है, उसमें विकास देखने को मिला, उसमें परिवर्तन देखने को मिला। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम को। प्लांट किंगडम पढ़ लिया है हमने, प्लांट्स की कैटेगरी हमने पढ़ ली है, प्लांट्स को हमने बाँट दिया है, वर्गीकरण कर लिया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये कौन-कौन से पेड़-पौधे होते हैं? सबसे एडवांस जो है वो एंजियोस्पर्म है, जो आजकल हमें देखने को मिलते हैं अपने आस-पास में, वो सभी के सभी एंजियोस्पर्म होते हैं। तो इतनी बात अपन कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन बात करते हैं जंतु जगत के ऊपर, यानी कि एनिमल किंगडम के ऊपर। एनिमल किंगडम क्या होता है? चलिए। एक क्लासिफिकेशन है, सिंपल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बना दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना दिया है, बेफिक्र रहिए। सारी चीजें मैं क्रम बाय क्रम हिंदी, इंग्लिश में आपको समझाने वाला हूं। जहां पर दिक्कत आए आप बिल्कुल मुझसे पूछिए। ये किंगडम बनाया हुआ है जंतु जगत का वर्गीकरण, यानी कि एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। एनिमल किंगडम एक बहुत बड़ा किंगडम है, एक बहुत बड़ा जगत है। इस जगत में दुनिया के समस्त जीव जंतुओं को, यानी कि समस्त जानवरों को, समस्त प्राणियों को, समस्त एनिमल्स को इस जगत में ही रखा हुआ है। इसके बाहर कुछ नहीं है। इसके बाहर कुछ नहीं है। बस इतना पढ़ना है आपको। इस ब्रांच को क्या कहते हैं जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं? ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी एनिमल्स की स्टडी करते हैं। इसको हम कहते हैं जूलॉजी। ये खुद एक अलग ब्रांच बना दी है। अगर विज्ञान की हम बात करें और टेक्निकलिटी की हम बात करें, तो इसमें भी स्ट्रीम होती हैं। लोग बाग क्या करते हैं, बीएससी वगैरह जाके करते हैं, उसमें एमएससी वगैरह करते हैं, तो वो यहीं पे करते हैं। वो जूलॉजी पूरी एनिमल्स पे रिसर्च करते हैं फिर वो। ठीक है? लेकिन स्टेट पीएससी के हिसाब से हमें रिसर्च नहीं करनी है। हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें होती क्या हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। इसको हम कहते हैं जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? कोई बताएगा मुझे? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, बहुत बढ़िया रुद्र। यहाँ पर जो जूलॉजी लिखा हुआ है और एक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है? जीव विज्ञान। बहुत बढ़िया धीरज, पवन, सही आंसर है। तो जीव जीव और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटल। जीव और जंतु विज्ञान के जनक हैं। जीव विज्ञान के भी जनक वही हैं और जंतु विज्ञान के भी जनक वही हैं, यानी कि बायोलॉजी और
जूलॉजी के जो जनक हैं उनका नाम है अरस्तु। वहीं पर जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं हम, तो प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पादपों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पादपों के अध्ययन को हम कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति वनस्पति विज्ञान। कौन है इसके जनक? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस। बहुत बढ़िया रुद्र, थियोफ्रेस्टस। जिनको नहीं पता वो नोट कर लेंगे, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, चलिए। तो अब जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो जंतुओं को किस प्रकार से बांटा, इस चीज को समझते हैं। देखो, जंतुओं को बांटने का, देखो, कोई ना कोई एक आधार होना चाहिए। जैसे प्लांट्स को कैसे बांटा था हमने? प्लांट्स को बांटने का आधार था बीज। हमने प्लांट्स को दो वर्ग में बांटा, एक के पास में बीज नहीं होते हैं, एक के पास में बीज होते हैं। यानी कि जिनके पास बीज नहीं है, बीज रहित पौधे हैं, ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं लगता है, उनको हमने क्या बोला? क्रिप्टोगैमे। अपुष्पोद्भिद वर्ग। ऐसे पौधे जिनमें बीज लगता है, उनको क्या बोला हमने? फेनेरोगैमे, यानी कि पुष्पोद्भिद वर्ग। तो हमने आधार क्या बनाया? बीज। लेकिन जंतुओं को बांटने में आधार क्या बना है? बेस क्या बना है? जंतुओं को बांटने में आधार जो है वो बनी है हमारी रीढ़ की हड्डी, यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये जो गर्दन के नीचे से आपको जो हिस्सा दिखता है पीछे हमारी कमर तक, ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि वर्टिब्रल कॉलन। इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलन कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलन यानी कि रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। अब ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, बच्चों में अगर देखें हम, तो बच्चों में ये किस रूप में रहती है? अब किसी के भी बच्चे हों, कोई भी जानवर के बच्चे हों, हमारे बच्चे हों, तो जब वो बच्चा छोटा छोटा होता है और विकास कर रहा होता है माता के गर्भ में, तो वो रीढ़ की हड्डी नहीं होती उसमें। उसमें होता है नोटोकॉर्ड। उसमें क्या होती है? नोटोकॉर्ड। हिंदी इंग्लिश में सेम कहते हैं, नोटोकॉर्ड। यही नोटोकॉर्ड धीरे 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 विकसित होती है और किस में बदल जाती है? तो ये स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाती है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलन में बदल जाती है। समझ में आया? तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो बच्चों के आधार पे हम बांटते हैं कि जिनके अंदर नोटोकॉर्ड का अभाव होता है, जिसमें ये हड्डियां नहीं पाई जाती, जिसमें ये वाली रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, बाकी हड्डियां मिलेंगी, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो है ये विशेषता है। पता है आपको, ये विशेषता है कि कुछ जानवरों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, कुछ जानवरों में रीढ़ की हड्डी होती है। तो जिनमें जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम कहते हैं कशेरुकी। कशे कशेरुकी कशेरुकी जीव, यानी कि उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स। और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि इनको हम कहते हैं अकशेरुकी जीव। अकशेरुकी जीव। जो समझ में नहीं आया बिल्कुल पूछना। समझ में आया? अभी सिंपल सी एक लाइन बताइए कि बांटने का आधार क्या है? रीढ़ की हड्डी। जिनके पास, सिंपल सी बात है, जिनके पास में है रीढ़ की हड्डी वो कशेरुकी हैं, यानी कि उनको वर्टिब्रेट्स कहा। और जिनके पास नहीं है वो अकशेरुकी हैं, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स है। सिंपल सी बात। चलिए, अब जिनके पास में रीढ़ की हड्डी नहीं है, इस वर्ग को पढ़ते हैं। इस वर्ग को पढ़ते हैं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी कि हो सकता है कि अब जैसे हमको देखें तो हम तो बहुत बड़े बड़े आकार के दिखते हैं ना। बड़े ह्यूमंस जो है वो बहुत बड़ा बड़ा है, या फिर है ना, जानवरों को देखें तो बहुत बड़े बड़े जानवर है, लेकिन जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती ना, वो छोटे छोटे जीव होते हैं। अब ये कौन कौन से जीव होते हैं? तो देखो, एक आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको पता है, जो कोई भी जीव होगा, कोई भी जीव यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी जीव या कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी जो उत्पत्ति है, यानी कि उसका जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो किससे मिलके हुआ है? तो वो कोशिका से मिलके हुआ है, यानी कि सेल से मिलके हुआ है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से मिलके बना है? वो सेल से मिलके बना है। सेल से मिलके। अब यानी कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जीवन की इकाई होती है। ये जो कोशिका है ना, ये जीवन की इकाई है। जीवन की इकाई इकाई है, यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ है। यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे समझेंगे इसको? जैसे आपने देखा है कि अगर जब हम किसी घर को बनाते हैं,
जब हम एक घर को बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उस घर को बनाने में जो काम ईंटों के द्वारा किया गया है, ईंटों को लगाते हैं तो ईंट क्या है? ईंट के द्वारा इस मकान को बनाया गया है, तो ईंट इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ईंट से के माध्यम से ये घर बना हुआ है, उसी प्रकार से एक कोई जीव होता है, एक कोई मनुष्य होता है, तो वो किससे मिलके बना है? वो सेल्स से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? वो सेल्स से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? सेल्स से। समझ में आया? एक जो जीव है वो किससे मिलके बना है? सेल से। अब ये जो सेल होते हैं ना, यानी कि ये जो जीव हैं, तो ऐसे भी जीव होते हैं जो एक ही सेल से मिलके बने हैं, यानी कि ओनली वन सेल, एक ही सेल है उसमें, यानी कि उस जीव में ओनली वन सेल है। तो एक ही सेल से मिलके बने हैं, तो उनको हम कहते हैं एक कोशिकीय। एक ही कोशिका के मिलके बने हैं, तो इनको हम कहते हैं एक कोशिकीय, यानी कि यूनिसेलुलर। इन इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक ही सेल के मिलके बने हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे सेल्स के मिलके बने होते हैं, बहुत सारे सेल्स के मिलके बने होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अब आप कहो कि सर हम लोग कैसे हैं जीव? तो हम तो मल्टी सेलुलर हैं, हम तो कई सारी कोशिकाओं से मिलके बने हैं। इतना तो देख के समझ में ही आ रहा है कि अपन एक कोशिकीय हैं। देख के बता रहे हो कि एक कोशिकीय है क्या? नहीं, एक कोशिका तो नहीं, हमारे अंदर तो बहुत कोशिकाएं हैं। देखो तो होता क्या है, इस चीज को समझना। तो ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हैं, तो उनको हम बहुकोशिकीय कहते हैं। यानी कि दुनिया में अगर देखें तो हमें कई प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं, जो एक ही कोशिका से भी बने हो सकते हैं और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हो सकते हैं। जैसे एक कोशिका के बने हुए कुछ जीव के उदाहरण देखें, तो इसमें आप कहो कि सर बैक्टीरिया बहुत अच्छा उदाहरण है, जो एक ही कोशिका का बना है। लेकिन ये जीव कैसा है? ये तो सूक्ष्म है, ये तो छोटा है, सूक्ष्म जीव है, ये तो छोटा जीव है, इसको तो माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेगा। लेकिन एक उदाहरण तो हो जाएगा ना एक ही कोशिका से बनने वाला। ठीक है? अब आज मैं कुछ और जीव बताऊंगा जो एक ही कोशिका से बने हैं, जो कि बैक्टीरिया नहीं है, वो अलग है। ठीक है? उनकी बात करेंगे। दूसरी बात, अब मैंने कहा आपसे कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो कोशिका से हुई है, यानी कि सेल से हुई है। सिंपल सी बात। तो क्या होता है कि हम जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं कि हम बनते हैं अपने माता पिता से। कैसे बनते हैं? अपने माता पिता से। तो पिता की तरफ से क्या होता है? पिता की तरफ से ये शुक्राणु कोशिका आती हैं, यानी कि स्पर्म सेल आती हैं, और माता की तरफ से अंडाणु कोशिका होती है, यानी कि एग सेल होता है, एग सेल। एग सेल, ये जो स्पर्म होता है ना, ये इस अंडाणु कोशिका को फ्यूज करता है, यानी कि इसकी परत पर जाके बैठ जाता है, और ये इसका शुक्राणु का जो केंद्रक है वो अंदर चला जाता है और इस अंडाणु के केंद्रक को निषेचित कर देता है, यानी कि इसको ये फर्टिलाइज कर देता है, इस एग को फर्टिलाइज कर देता है। इस एग को फर्टिलाइज कर देता है और इस अंडे के अंदर किस चीज का विकास होने लगता है? तो इस अंडे के अंदर जाइगोट का विकास होने लगता है, जिसे हम कहते हैं युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होने लगता है, जिसको हम भ्रूण या एम्ब्रियो के नाम से भी जानते हैं। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। अब समझ में आया? माता के गर्भ में क्या होता है? माता के गर्भ में एक भ्रूण का विकास होता है, एक बच्चे का विकास होने लगता है। जब वो पहले दिन बनता है तो उसको हम कहते हैं युग्मनज यानी ज़ायगोट। फिर वो उसमें डेवलपमेंट होने लगता है, यानी कि वो भ्रूण बनने लगता है। फिर ये भ्रूण माता के गर्भ में 9 महीने 6-7 दिन तक ये अपना विकास करता रहता है, और फिर 9 महीने 6-7 दिन के बाद में फिर वो क्या होता है? बर्थ ले लेता है, उसका जन्म हो जाता है। ये चीज़ है। तो हम लोग कैसे बने हैं? तो हम लोग बने हैं अपने माता-पिता से। तो पिता की तरफ से शुक्राणु और माता की तरफ से अंडाणु। इस शुक्राणु ने इस अंडाणु कोशिका को निषेचित किया और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया? इसके परिणाम स्वरूप ज़ायगोट का निर्माण हो गया, यानी कि युग्मनज का निर्माण हो गया, युग्मनज का। पता है ये युग्मनज जो है वो माता के गर्भ में बनने वाली एक कोशिका है। ओनली वन सेल, एक कोशिका, ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर एक कोशिका है ना, इसीलिए यूनिसेलुलर लिखेंगे, ओनली वन सेल। अब सेल जो होता है, सेल सेल जो होता है, यानी कि कोशिका जो होती है उसका गुण धर्म होता है, यानी कि उसका कुछ काम होता है। कोशिका जो है वो ऐसे ही नहीं आई जीवन में, उसका भी कुछ लक्ष्य होता है।
लक्ष्य क्या है? उसके 2 लक्ष्य होते हैं। पहली चीज तो अपनी ग्रोथ करना, यानी कि अपनी वृद्धि करना, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य अपने आप को विभाजित करना यानी कि अपना डिवीजन करना और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। हम भी तो जब दुनिया में आए हैं तो किस लिए आए हैं? अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने ना। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, हमारे बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। हमारा भी दायित्व क्या होता है? सबसे पहले जीवन में आए हैं तो अपनी ग्रोथ करें, वृद्धि करें, अपना नाम बनाएं, पैसे कमाएं, उसके बाद में बच्चे वगैरह हों तो फिर उनका विकास करें और फिर जब वो संपन्न हो जाएं तो फिर वो अपनी जनरेशन आगे बढ़ाएं। तो यही तो हमारा काम होता है। तो कोशिका का काम क्या होता है? अपनी ग्रोथ करना यानी कि वृद्धि करना और दूसरी बात है अपने आप को विभाजित करना। तो ये जो एक कोशिका बनी है, ये माता के गर्भ में क्या करेगी? अपना डेवलपमेंट करेगी, अपना विकास करेगी। यानी कि ये डेवलपमेंट विकास कैसे करेगी? इसके अंदर जो कोशिका अंगों का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं इस सेल के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही, और ये चलेगा कब तक? ये 95% तक पूरी इसकी ग्रोथ चलती है। और जैसे ही अब इसकी पूरी ग्रोथ हो चुकी है तो ग्रोथ के बाद में अब इसको मरने का टाइम आ गया है। तो मरने के वक्त ये क्या करेगी? ये अपने आप को विभाजित कर लेगी, यानी कि एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाएगा। एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाएगा। अब ये दो सेल बन गई, एक से दो। अब ये जो दो सेल बनी है ना, तो इनका भी काम क्या हो गया? ये अपनी ग्रोथ करेंगी तो फिर ये अपनी ग्रोथ में लग जाएंगी दोनों के दोनों। ये अपनी ग्रोथ में लग जाएंगी दोनों के दोनों और फिर इसके बाद में क्या होगा? फिर ये अपना विभाजन करेंगी तो एक से फिर दो सेलों का विभाजन हो जाएगा और इससे फिर ये दो सेलों का विभाजन हो जाएगा। तो ये जो विभाजन है ना, अब ये निरंतर चलता जाएगा। सेल का डिवीजन निरंतर चलता जाएगा। कब तक? जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता। और पैदा हो भी जाता है तो उसके बाद में भी ये विभाजन चलता जाता है हमारी कोशिकाओं में। यानी कि आप कहो कि सर, हमारी बॉडी के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं सेल का डिवीजन चल रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल चल रहा है। अरे भाई, आप छोटे होते हो तो आपकी छोटी हाइट रहती है, ग्रोथ कम रहती है आपकी। धीरे-धीरे आपकी हाइट बढ़ती है ना, तो आपके जो हड्डी वाली जो सेल्स होते हैं ना, ओस्टियोसाइट सेल्स, हड्डियों वाले जो कोशिकाएँ हैं, वो बढ़ रही हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो आपकी हाइट बढ़ रही है। यानी कि ये सेल अपने डिवीजन करते रहते हैं, अपने अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, तो उस कारण से क्या होता है? आपकी ग्रोथ होती जाती है। तो ये भी निरंतर करते रहते हैं, यानी कि जब हम पैदा नहीं होते हैं तब भी ये अपनी विभाजन कर रही होती है और उसके बाद में जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद में भी अपना विभाजन कर रही होती हैं, डिवीजन कर रही होती हैं। तो पता है इनसे क्या होता है कि इनसे कई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, कई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर 2 कोशिका से 4, 4 कोशिका से 8, 8 कोशिका से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसी कोशिकाएँ बनती जाती है। अब जब इतनी सारी कोशिकाएँ बन जाती हैं, जब इतनी सारी कोशिकाएँ बन गई हैं, तो ये कोशिकाएँ आपस में करेंगी क्या? बताओ क्या करेंगी? इतनी सारी कोशिकाएँ बन गई हैं, तो इनका कुछ काम भी तो है कि ग्रोथ करना और विभाजन करना, बस यही काम है क्या? नहीं। इतनी सारी कोशिकाएँ बन गई हैं, तो ये क्या करेंगी? ये अपना काम करना स्टार्ट करेंगी। काम कैसे करेंगी? जैसे इतनी कोशिकाएँ हैं, ये लगभग-लगभग सेम कोशिकाएँ हैं, इनका एक ही काम है। ये लगभग-लगभग इतनी कोशिकाएँ हैं, इनका एक ही काम है। ये इतनी कोशिकाएँ हैं, इनका एक ही काम है, ये मिल गईं। इतनी कोशिकाएँ ये आपस में मिल गईं और इनका एक ही काम है और क्या करेंगी? ये आपस में ग्रुप बना लेंगी और इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टिश्यू, यानी कि ऊतक, ऊतक। ये टिश्यूज डेवलप होने लगेंगे, ये ऊतक डेवलप होने लगेंगे एक कोशिकाओं के झुंडों से। अब ये कोशिकाओं का झुंड मिलकर ऊतकों का निर्माण कर लेंगे, यानी कि कोशिकाओं का झुंड मिलकर ये टिश्यूज को बना लेंगे और ये टिश्यूज आगे चल के क्या करेंगे? ये आगे चलकर, टिश्यू का मतलब होता है लेयर, टिश्यू का मतलब होता है लेयर, ये लेयर। जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका बनी, ये कोशिका का झुंड है, ये कोशिका का झुंड है ना? तो ये सभी क्या हैं? ये सभी कोशिकाओं का झुंड है। तो इन कोशिकाओं ने एक साथ मिलके, ये ऊपर वाली कोशिकाओं ने एक लेयर बना ली, ये 2 लेयर बना ली, ये 3 लेयर बना ली, ये 4 लेयर बना ली। जैसे हमारी त्वचा का निर्माण हुआ है,
एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेयर बाय लेयर हमारी त्वचा बन गई। तो ऐसे ही हो, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, पता है आपको? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, इस चीज को याद रखना। तो इन्होंने क्या किया, लेयर बाय लेयर क्या बना लिया, त्वचा बना ली, जिससे हमारी बाहर की संरचना हमें मिल गई। तो यहां पर ये टिश्यूज ने क्या किया कि टिश्यूज ने लेयर बाय लेयर किसका निर्माण कर लिया, तो इन्होंने ऑर्गन्स का निर्माण कर लिया, यानी कि अंग का निर्माण कर लिया। कोई बात नहीं पूजा, कोई बात नहीं। तो यहां पर ऑर्गन्स का निर्माण कर लिया, अंग का निर्माण कर लिया। अब ये अंग बनने लगे। अंग बनने लगे का मतलब क्या है, जैसे हमारा हार्ट बनने लगा, हृदय बनने लगा, जैसे हमारा किडनी बन गई, हमारे किडनी बन गए, हमारे लंग्स बन गए, यानी कि ये अंग बनने लगे। तो अब ये अंग बनने लगे तो ये क्या करेंगे, ये कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे। जैसे हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग का, ब्लड को सर्कुलेट करने का। किडनी का काम होता है गंदगी को बाहर निकालने का। लंग्स का काम होता है सांस को अंदर बाहर लेके ऊर्जा का निर्माण करवाने का, गंदगी को बाहर निकालने का। ये लंग्स का काम होता है। तो ये सभी अपने काम करने लगेंगे और बहुत सारे अंग एक साथ मिलकर क्या करने लगेंगे, ये ऑर्गन सिस्टम को डेवलप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऑर्गन सिस्टम को डेवलप कर लेंगे, यानी कि अंग तंत्रों को चलाने लगेंगे, यानी कि ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करके वो काम करने लगेंगे। जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये अंग तंत्र बच्चे में डेवलप हो जाएंगे। और जैसे ही ये अंग तंत्र डेवलप हो जाते हैं, यानी कि उस बच्चे के अंदर सभी, पाचन तंत्र डेवलप हो गया जिसमें पाचन होने लगा, उत्सर्जन तंत्र डेवलप हो गया जिसमें गंदगी बाहर निकलने लगी, परिसंचरण तंत्र डेवलप हो गया जिसके अंदर इससे ब्लड का सर्कुलेशन होने लगा, तंत्रिका तंत्र डेवलप होने लगा, यानी कि जिसमें मस्तिष्क का विकास हो गया, वो सोचने समझने लगा। तो बस एक जीवन की उत्पत्ति हो जाती है ना? एक जीवन की उत्पत्ति हो जाती है, एक जीव की उत्पत्ति हो जाती है, एक ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये उत्पत्ति हुई कहां से, ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ था? ये सिलसिला शुरू हुआ था माता पिता से, कि माता पिता से जो शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाएं आई थी, उससे युग्मनज बना, जो एक कोशिका थी माता के गर्भ में। तो इस कोशिका के ही विभाजन से हम पूरे एक जीव के रूप में तब्दील हो गए, है ना? तो ये माता पिता से जो शुक्राणु और अंडाणु कोशिका से जो युग्मनज बना, जायगोट बना, यानी कि भ्रूण बना, तो उससे पूरा डेवलपमेंट हुआ है। यानी कि इस कोशिका से, इस सेल से डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेल होता है, कोशिका होती है, वो जीवन की इकाई, यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो अब यहां पर जो हमें जीव देखने को मिलेंगे, वो कैसे जीव देखने को मिलेंगे, जैसे स्टार्टिंग में कुछ जीव बने, वो कैसे थे, वो एक ही कोशिका के थे, यानी कि वो सेल्यूलर थे, ओनली वन सेल, यानी कि एक ही सेल से उनका पूरी बॉडी बन गई। कुछ कुछ जीव ऐसे देखने को मिले जिनमें ये सेल्स मिलके उन्होंने टिश्यू बना लिया, यानी कि उनमें उत्तक डेवलप हो गए, यानी कि उनके अंदर टिश्यू लेवल का स्ट्रक्चर देखने को मिलने लगा, उत्तक लेवल का, यानी कि लेयर बाय लेयर उनके शरीर का निर्माण हो गया। लेकिन अंग देखने को नहीं मिले। फिर कुछ जीव ऐसे आएंगे जिनके अंदर अंग चलने लगे, यानी कि ऑर्गन्स बनने लगे, अंग बनने लगे, अंग, यानी कि ये थोड़े से एडवांस जीव हो जाएंगे इनसे, क्योंकि ये तो एक ही कोशिका का बना, इसके अंदर तो परतें बन पाई बस, और इसके अंदर अंग बनने लगे। और जब अंग बनने लगे तो ये भी दो प्रकार से अंग बने। एक वो जो इंसान के, एक ऐसा अंग जो इंसान के बाकी अंगों की सुरक्षा करेगा, और ऐसा अंग जो बाकी ऑर्गन्स की रक्षा नहीं करेगा। तो ऐसे जीव बने जिसमें सीलोम का विकास हुआ। सीलोम, इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में सीलोम ही कहते हैं इसको, सीलोम। तो उनके अंदर क्या हुआ, सीलोम का विकास होने लगा, कुछ अंगों के बाद में सीलोम विकसित होने लगा। ये सीलोम क्या है, डायग्राम में देखो क्या होता है, ये होती है सीलोम। जैसे आपने देखा ये चपटा कीड़ा, ये चपटा कीड़ा, ये गोल कीड़ा, ठीक है। तो इन कीड़ों को अगर हम देखें तो इन कीड़ों में हमें क्या दिख रहा है, इन कीड़ों के अंदर हमें एक सीलोम दिख रही है। क्या दिख रही है, एक सीलोम। कैसे दिख रही है, इस चीज को देखना। जैसे ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला रेड वाला, ये क्या है, ये है सीलोम, ये सीलोम, ये सीलोम।
तो होता क्या है कि जब भी जंतुओं में जब ऑर्गन्स बनते हैं यानी कि अंग बनते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण होता है, तो ये ऑर्गन्स का निर्माण परतों से होता है, लेयर से। और ये परत कौन सी होती हैं? ये परतें होती हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। दूसरी होती है एंडोडर्म, एंडोडर्म। और तीसरी परत होती है मीजोडर्म, मीजोडर्म। इन परतों का निर्माण यानी कि परतों का मतलब टिश्यूज का विकास होता है, और टिश्यू किसका निर्माण करते हैं? अंगों का। तो जैसे एक्टोडर्म जो है ये बाहर की परत होती है, तो जैसे ये त्वचा का निर्माण करने लगती है। जो एंडोडर्म होती है ये अंदर की परत होती है, तो जैसे ये किडनी वगैरह ऑर्गन्स वगैरह का निर्माण करने लगती है। मीजोडर्म जो लेयर है, तो जैसे ये हृदय हार्ट वगैरह का निर्माण करने लगती है। यानी कि ये अंग बन रहे हैं किससे? इन परतों से, लेयर से। तो ऐसे ही ये लेयर्स किसमें? जानवरों में भी देखने को मिलती हैं। तो जानवरों में एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है। ये तीन लेयर देखने को मिल रही हैं। ये क्या है? ये परतें हैं। ये ऊपर वाली एक्टो है, बीच वाली मीजो है और अंदर वाली एंडो है। ठीक है, तो ये तीन परत हैं जो किसका निर्माण करती है? अंग का। तो सपोज ये अंग बन गया, ये एक अंग बन गया। अब ये जो अंग बन गया, तो इस अंग में एक एक अजीब सी संरचना देखने को मिल रही है जिसे हम कहते हैं सीलोम, जिसे हम कहते हैं सीलोम। और ये सभी के अंग में देखने को नहीं मिलेगी, कुछ ही प्राणियों में ये सीलोम उपस्थित होगी। तो ये सीलोम क्या करती है? ये सीलोम, जैसे ये लाल लाल कलर की आपको दिख रही है, ये सीलोम जो है ये क्या करती है कि इस जीव के अंदर अगर ये सीलोम विकसित हो गई है, तो ये सीलोम क्या करेगी कि अन्य जो अंग हैं तो उनके विकास में मदद करेगी। तो अन्य अंग की जो ग्रोथ होती है, उसका जो विकास होता है, उसमें हेल्प करती है। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, तो उनको डेवलप कराने में हेल्प करती है ये सीलोम। तो कुछ ऐसे जीव देखे गए कि अंग अंग बन चुके थे। यहां पर देखो, अंग बन चुके थे, अंग बन चुके थे, ये ऑर्गन्स बन चुके थे, ये ऑर्गन्स बन चुके थे, अंग बन चुके थे कुछ जीवों में, और अंग बनने के बाद में उनमें कुछ में ऐसा देखा गया कि सीलोम नहीं है, सीलोम नहीं है, और कुछ में ऐसा देखा गया कि सीलोम है। तो जिनमें सीलोम नहीं है उसमें कुछ जीव आ गए, और जिनमें सीलोम यानी कि अंग के अंदर सीलोम है जो उसका विकास करेगी और बाकी अंगों को विकसित होने में मदद करेगी, तो उसमें कुछ वर्ग आ गए। बस यही पूरा क्लासिफिकेशन है किसका? छोटे जीवों का। फिर इसके बाद में हम किस पर आ जाते हैं? हम कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स पे आ जाते हैं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। तो एक एक करके पहले इनको पढ़ लेते हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है, सीलेंट्रेटा है, या चपटे कीड़े हैं, गोल कीड़े, केंचुआ, लीच, तिलचट्टा, बिच्छू, घोंगा, सीपी, ऑक्टोपस। ये नाम सुने हैं ना? ये नाम ही एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, और इनके एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बस इस चीज पर ध्यान देना। इनके इनके जो उदाहरण है ना, एग्जाम्पल के केचुआ किस में रखा गया, किस वर्ग में रखा गया है, मक्खी और मच्छर किस वर्ग में आते हैं, बिच्छू किस में आता है, ऑक्टोपस को किस में रखा हुआ है, स्टारफिश, क्या स्टारफिश वाकई में फिश है, मछली है? क्या स्टारफिश, पूछ रहा हूं आपसे, क्या स्टारफिश जो है, सितारा मछली, क्या वो मछली है? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या जेलीफिश जो है, जेलीफिश, क्या वो मछली है? उसके नाम के पीछे फिश लगा है, तो इसका मतलब क्या वो मछली है? नहीं, वो मछली नहीं है। तो यही वर्ग जो है हमें समझना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सर ये क्लासिफिकेशन सेम ऐसे ही नोट्स में रहेगा? अ, बेटा मैंने नोट्स नहीं देखे हैं रुद्र, मैंने नोट्स नहीं देखे हैं कि आपको कौन से नोट्स अवेलेबल होते हैं, है ना? आप एक काम कर सकते हो, अ, आप मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसमें बाकी के जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं, जितने भी पेड क्लास के बच्चे हैं, है ना, और फ्री क्लास के बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, वो सभी टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड हैं। तो आप भी मुझे टेलीग्राम चैनल पर ही अप्रोच करके जो भी आपको पीडीएफ मिल रही है, तो वो पीडीएफ मुझे आप भेज देना, तो मैं एक बार गो थ्रू कर लूंगा उसे, मैं देख लूंगा और आपको बता दूंगा कि हाँ ये सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने देखा ही नहीं है तो मैं कैसे बोल दूंगा, है ना? तो ये चीजें एक बार मुझे दिखा देना, तो मैं देख लूंगा उसको, फिर मैं बता दूंगा कि हाँ चीज सही है। हाँ, बाकी
ये क्लासिफिकेशन जो है ना, ये मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। नहीं तो आप किताबों में जो क्लासिफिकेशन देखोगे ना, वो आपको ये वाला क्लासिफिकेशन मिलेगा। दिख रहा है स्क्रीन पे? ये क्लासिफिकेशन मिलेगा, किताबों में भी यही क्लासिफिकेशन मिलेगा। हाँ, यही यही क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा। अब ये क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको समझाया, वही चीज मैं बताता हूं कि ये है एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत। जंतु जगत। लेकिन क्या होता है ना कि ऐसे अगर सिंपल वे में अगर मैं समझा दूं, मैंने आधे घंटा इसमें दिया है समझाने पे, यानी कि उसका कुछ ना कुछ मोटिव होगा। ये जो जंतु जगत है ना, एनिमल किंगडम, इनका आधार है ना, तो इनका आधार क्या है? इनका आधार है रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि कुछ जीव ऐसे हैं जो आकशेरुकी हैं, आकशेरुकी, और कुछ जिन्हें हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, और कुछ होते हैं कशेरुकी, कशेरुकी, जिनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। ये बांट दिए। आकशेरुकी में जो जीव बनना स्टार्ट हुए, वो पहले थे सिर्फ एक कोशिका के, यानी कि सेलुलर। फिर जीवों में परतों का निर्माण होने लगा, लेयर का, यानी कि उनमें उत्तक बनने लगे, यानी कि टिश्यूज बनने लगे। फिर जीवों के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप होने लगे, यानी कि अंग और अंग तंत्र चलने लगे, और एक विशेष प्रकार का अंग के अंदर एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सीलोम। सीलोम। और ये सीलोम बाकी अंगों के विकास में सहायक होती है। तो कुछ जीवों में ये सीलोम जो है वो विकसित नहीं थी, और कुछ जीवों में देखी गई कि ये सीलोम जो है वो विकसित पाई गई। तो इनको, जिनके अंदर सीलोम नहीं थी, उनको आसीलोमेट कहा गया, और जिनके अंदर सीलोम थी उनको सीलोमेट कहा गया। जिनके अंदर जिनके अंदर जिनके अंदर सीलोम नहीं है, आसीलोमेट। हिंदी इंग्लिश में सेम है ये वाले नाम, ठीक है। वहीं पर वहीं पर तो ये यहां पर एकाइनोडर्मेटा, ये आखिरी जीव मिल जाते हैं हमें जो छोटी छोटी संरचना के हैं। इसके बाद में जो जीव विकसित हुए वो थे कशेरुकी, यानी कि जिनके पास में रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जिनके पास वर्टिब्रल कॉलन है। और वर्टिब्रल कॉलन, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में सबसे पहला जो वर्ग आया वो किसका आता है? पाइसेस का, यानी कि मछली का। मछली, यानी कि पानी में रहने वाले जीव। ये कौन सी थी? मछली। अब ये दो प्रकार की मछलियां हैं। एक वो मछली जो किसकी बनी है? कार्टिलेज की, यानी कि उपास्थि की। उपास्थि की बनी है। और एक वो मछली जो किसकी बनी है? हड्डी की। हड्डी। तो उपास्थि और हड्डी में अंतर क्या है? उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे ये हाथ के नीचे देखोगे तो जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो तो आपको हड्डी दिख रही हैं, ठीक है। इनमें मेन फीचर क्या है? कि रीढ़ की हड्डी है। एक तो पहली चीज है मेन फीचर कि रीढ़ की हड्डी है। दूसरी बात, अन्य हड्डियां भी हैं, जैसे हमारे पास में है ना, तो अन्य हड्डियां भी हैं। लेकिन एक हड्डी ऐसी होती है जो नरम होती है, यानी कि सॉफ्ट होती है। जैसे ये कान के नीचे की ये सॉफ्ट हिस्सा देख रहे हो, लचीला हिस्सा, इसको हम उपास्थि कहते हैं। उपास्थि। उपास्थि, यानी कि कार्टिलेज, इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। तो ऐसी भी कुछ मछलियां हैं जिनमें हड्डी नहीं है, जिनमें बोन्स नहीं है। वो किसकी बनी है? पूरी की पूरी कार्टिलेज की बनी है। जैसे शार्क मछली, उसमें हड्डी नहीं है, उसमें कार्टिलेज है, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा किसकी बनी है? उपास्थि। तो ऐसी मछली भी दो प्रकार की हो जाती है। दूसरा जो वर्ग आया उसको हमने बोला एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर। उभयचर। अब उभयचर वर्ग कौन सा है? उभयचर वर्ग वो है जो जमीन में भी रहेगा और जो जल में भी रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए मेंढक, ये जमीन पर भी रह लेता है और ये पानी में भी रह लेता है। मगर को देखो आप, है ना, तो जो मगर होती है तो वो पानी के बाहर भी निकल के आ जाती है और पानी में भी रह लेती है। तो इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर। इसके बाद में एक वर्ग रखा गया जिसमें आए रेंगने वाले जीव। किसको रखा? रेंगने वाले जीव। रेंगने वाले जीव। तो ये रेंगने वाले जीव को हम कहते हैं रेप्टाइलियंस। क्या कहते हैं? रेप्टाइलिया या रेप्टाइल। जी, ये रेंगते हैं। जैसे सांप रेंगता है, रेंग कर चलता है। तो ये रेंगने वाले जीव हैं, है ना। स्नेक रेंगने वाले में है, लेकिन अर्थवॉर्म यहां पर नहीं आएगा धीरज, वो छोटे जीवों में आ जाएगा। अर्थवॉर्म, केंचुआ, ठीक है। यही कंफ्यूजन तो दूर करनी है। ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी ना तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक बनेंगे।
है ना। तो थोड़ी क्लियरिटी लेके आएंगे, आज के लेक्चर का कुछ ना कुछ तो महत्व निकालेंगे, कुछ ना कुछ क्लियरिटी लेकर आएंगे दिमाग में। तो रेंगने वाले जीव, तो रेंगने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं, जो रेंगते हैं। इसके बाद में एक वर्ग बना जो उड़ने वाले जीवों का था, इसको कहा गया एव्स, यानी कि इसमें रखे गए पक्षी, जितने भी उड़ते थे। अब कुछ उड़ने वाले पक्षी और कुछ नहीं भी उड़ने वाले। तो बोलोगे सर ये कौन सी बात है, नहीं उड़ने वाला कौन सा पक्षी है? अरे वो इतना भारी है कि वो उड़ नहीं सकता, उसका वजन इतना है, ऑस्ट्रिच, वो भी तो पक्षी है। इवन उसका जो अंडा होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है, ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग, है ना, तो सबसे बड़ा अंडा है। तो ये जो वो भी एक पक्षी है ना। कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो उल्टी दिशा में उड़ते हैं, कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो उड़ नहीं पाते, कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो बहुत तेजी से उड़ते हैं। तो कई प्रकार के पक्षी हैं। इसके बाद में एक वर्ग आया जिसका नाम था मैमल्स, यानी कि इनको कहा गया स्तनधारी जीव। इनको क्या कहा गया? स्तनधारी जीव, यानी कि मैमल्स। स्तनधारी जीव का मतलब क्या है? ऐसे जीव जिनकी जो मादा होती हैं, जो फीमेल फीमेल होती हैं, यानी कि फीमेल फीमेल यानी कि जो मादा है, मादा। तो ऐसी फीमेल यानी ऐसी मादा, उनके पास में क्या है? स्तन कोशिकाएं हैं। उनके पास में स्तन कोशिकाएं हैं, यानी कि उनके पास में ब्रेस्ट सेल्स हैं। क्या है उनके पास में? ब्रेस्ट सेल्स हैं, ब्रेस्ट सेल्स। ये ब्रेस्ट सेल्स से क्या होगा? इन ब्रेस्ट सेल्स से क्या होगा? मिल्क जो है, दूध जो है, वो मिल्क निकलेगा, जो अपने आने वाली जनरेशन यानी कि अपने बच्चों को पोषण देगा, है ना। तो वो माताओं के माध्यम से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हम कहते हैं स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव। अब ये जो स्तनधारी जीव है ना, ये भी 3 प्रकार के हो गए स्तनधारी जीव। अभी तक देखो, अभी तक इन कोई भी जीवों में देखें, पक्षियों में देखें, रेंगने वाले में देखें, उभयचर में देखें, तो मछलियों में देखें, तो ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी अंडे देते हैं। यानी कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं और उस अंडे में से फिर बच्चे निकलते हैं। पता है ना ये बात? ये क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं, फिर अंडे से बच्चे निकलते हैं इनके। ये क्या है? पक्षी। पक्षी ने क्या किया? अपना एक अंडा दे दिया, उस वो अंडा फूटेगा, उसमें से एक पक्षी निकल आएगा। तो ये क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं, पूरे के पूरे ये अंडे देने वाले जीव हैं। लेकिन इनके बाद में एक वर्ग बना जिन्हें हमने बोला स्तनधारी जीव, जिनके पास में, जिनकी मादाओं के पास में, फीमेल के पास में स्तन है, यानी कि उनके पास में ब्रेस्ट सेल्स हैं, जिनमें से मिल्क निकलता है, जो अपने बच्चों का पोषण कर पाता है। तो स्तनधारी जीव में भी कुछ वर्ग ऐसे आ गए जो अंडे देते थे। ये महत्वपूर्ण बात है। स्तनधारी जीवों में स्तनधारी जीवों में कुछ ऐसा वर्ग आ गया जो अंडे दिया करता था। अब बताओ, स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स, तो मैमल्स तो अंडे नहीं देते हैं। हम लोग कहां अंडे देते हैं? हम तो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं ना, माता के गर्भ में से बच्चा जन्म लेता है, हम थोड़ी ना अंडे देते हैं। तो यहां पर ऐसे जीव बने, स्तनधारी जीव, जो अंडे दिया करते थे, यानी कि मैमल्स जो अंडे देते थे, उसको हमने कहा प्रोटोथेरिया। उसको हमने कहा प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया। देखो ये क्या है ना, ये विज्ञान है, और विज्ञान का अधिकांश देखें तो हिंदी अनुवाद नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इनको प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया यही पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये, और अच्छी बात यह है, इसीलिए ये स्लाइड मैंने क्या है कि इंग्लिश में लगा दी, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड बच्चों को पिक करने में आसान होते हैं। क्योंकि यही चीज हिंदी में वो पढ़ने जाएंगे ना, तो उन्हें हिंदी में मिलेंगे ही नहीं ये वर्ड, कहीं पर भी वो तलाशेंगे हिंदी में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद हुआ ही नहीं है। यूथेरिया है, तो यूथेरिया को यूथेरिया ही कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी यूथेरिया, हिंदी में भी यूथेरिया। अरे जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। हिंदी में कहो चाहे इंग्लिश में कहो, माइटोकॉन्ड्रिया ही है। कहीं पर भी पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी किताब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा है। तो ऐसा ही है, तो कुछ वर्ड जो है ना, उनका मतलब चेंज नहीं हो पाया, उनका अनुवाद नहीं हो पाया। जो अनुवादित हो गए हैं वो मैं आपको अलग से ही बता देता हूं। तो 3 वर्ग में हमने स्तनधारी जीवों को बांट लिया। कौन कौन सा? प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। तो पहला वर्ग था प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया वर्ग ऐसा वर्ग था
ऐसे स्तनधारी जीव थे, ऐसे मैमल्स थे जो अंडे दिया करते थे। जो क्या करते थे? जो अंडे दिया करते थे। तो अंडे देने वाले स्तनधारी जीव के उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उदाहरण है डक बिल्ड प्लेटिपस। इसका नाम क्या है? प्लेटिपस। इसको हम क्या कहते हैं? डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं। डक बिल्ड प्लेटिपस। और दूसरा उदाहरण जो है वो है एकिडना। क्या कहते हैं? एकिडना। एकिडना, ये नाम आपको डक बिल्ड प्लेटिपस ही मिलेगा, लेकिन एकिडना आपको हिंदी में कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा किताबों में। एकिडना। तो दो ऐसे जीव हैं, एक तो है एकिडना, ये अलग अलग प्रकार के एकिडना ही हैं तीनों, ठीक है, ये भी एकिडना है, तो अलग अलग प्रकार के हैं। तो एक जीव ऐसा है एकिडना और दूसरा है डक बिल्ड प्लेटिपस। ये ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो अंडे दिया करते थे। इसके बाद में दूसरा वर्ग आया मेटाथेरिया। ये मेटाथेरिया वर्ग ऐसा है जो अंडे नहीं देता, अंडे नहीं देता, लेकिन इनके पेट में एक पाउच होता है जिसमें ये अपने बच्चे को रखते हैं और उसका पोषण करते हैं। समझ में आया कुछ? है ना? तो ये अंडे नहीं देते, लेकिन इनके पेट में क्या होता है? एक पाउच होता है जिसमें ये अपने बच्चे को रख लेते हैं और वो बच्चे का पोषण करते रहते हैं। तो उसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे कोआला, कोआला, ओपोसम, कंगारू, वोम्बाट। ये चार उदाहरण जो हैं ये आपको याद रखने हैं, यही उदाहरण आपके एग्जाम में आएंगे। कोआला, कंगारू, ओपोसम और वोम्बाट, ये चार उदाहरण आपको याद रखने हैं। ये किसके हैं? ये ऐसे स्तनधारी जीव हैं जो क्या करते हैं? जो अपने शरीर के आगे इनके एक पाउच होता है जिसमें अपने बच्चे के ये पोषण करते रहते हैं। और तीसरा वर्ग आया यूथेरिया का। तीसरा वर्ग आया यूथेरिया, जिसमें मनुष्य को रखा गया है, मानव को रखा गया है, हम लोगों को रखा गया है। हम यूथेरिया वर्ग के स्तनधारी जीव है। क्लियर है सारी चीजें? स्तनधारी जीव क्लियर है? तो ये जो उदाहरण है ना, ये उदाहरण आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। बाकी तो आपके दिमाग की शार्पनेस के लिए है, बाकी आपके समझ के लिए है कि आप समझने को बहुत कुछ समझ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन उदाहरण नहीं भूलना है। आपके एग्जाम में उदाहरण पूछते हैं, तो वो उदाहरण नहीं भूलना है। तो चार उदाहरण मैंने यहां पर बताए हैं, दो उदाहरण मैंने यहां बता दिया, और यूथ एरिया का उदाहरण मैंने अपने आप को बता दिया कि अपन जो है वो यूथ एरिया में आते हैं। तो स्तनधारी जीव अभी के लिए क्लियर, बाकी आगे पढ़ने को मिलेगा। चलिए, तो जैसे हमने देखा यहां पर कि जो कशेरुकी जीव हैं, तो कशेरुकी जीव में जो सबसे एडवांस्ड है वो है स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स, और मैमल्स हम देख चुके हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया, ये देख चुके हैं। कुछ ऐसे जो अंडे देते, कुछ ऐसे जिनमें पाउच है, और कुछ ऐसे जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये देख चुके हैं। अब इसी वर्ग में जिन पे रीढ़ की हड्डी है उसमें पक्षी आ जाते हैं, रेंगने वाले जीव आ जाते हैं, उभयचर आ जाते हैं, और मछलियां आ जाती हैं। तो कुछ उदाहरण इनके देख लेते हैं, फिर हम जंतुओं के पास में जो मेन क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम ये वाला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये वाले इस पर आ जाएंगे। तो कुछ उदाहरण मछली, उभयचर, रेंगने वाले जीव और पक्षियों के देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए मछलियां आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगी। ये जो मछलियां हैं, ये जो लेफ्ट साइड में आपको मछलियां दिख रही हैं, ये हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, यानी कि ये ऐसी मछलियां हैं जिन पर उपास्थि है। उपास्थि यानी कि इन पर हड्डियां नहीं है, ये कार्टिलेजिनस फिश है, इनमें हड्डियां नहीं है। तो कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, तो उनके उदाहरण जैसे कि स्केट, स्टर्जियोन, डॉग फिश। ये देखो, इसका नाम है डॉग फिश, ये डॉग फिश। ये है स्केट मछली, स्केट। ये है हाउंड मछली, ये है स्टर्जियन। तो ये कुछ मछलियां हैं जो किसकी बनी है? ये कार्टिलेज यानी कि उपास्थि की बनी है, उपास्थि। और कुछ मछलियां हैं जो किसकी बनी होती हैं? हड्डियों की बनी होती हैं, उनमें बोन्स होती हैं। जैसे सालमोन मछली, आपने नाम सुना होगा, इसको हिंदी इंग्लिश में सालमोन ही कहते हैं, सालमोन मछली। जैसे ये जो मछली है इसको कॉड फिश कहते हैं, कॉड फिश।
ये है कॉड फिश, कॉड फिश कहते हैं इसको, कॉड मछली, कॉड मछली, कॉड मछली कहते हैं इसको, ये वाली। ये कुछ नाम हैं जो आपने सुने होंगे, सालमोन मछली है, कॉड मछली है, ये हड्डियों वाली मछली है, इसे हम कहते हैं गोट फिश, गोट फिश, जो नॉर्मली खाने में मिल जाती है, ये सी फूड में मिल जाती है, कई जगह सालमोन मछली खाई जाती है, ये बहुत न्यूट्रिएंट मतलब इसमें पोषक तत्व बहुत अच्छे होते हैं सालमोन मछली में, है ना? तो कॉड फिश है, सालमोन मछली है, तो कुछ मछलियां ऐसी हैं जो हड्डियों की बनी है और कुछ मछलियां ऐसी है जो कार्टिलेज की बनी है, यानी कि उपास्थि की बनी है, इनमें हड्डियां नहीं होती हैं। दूसरे जीव होते हैं जिनको हम कहते हैं एम्फीबियंस, जिनको हम कहते हैं उभयचर। इनको हम क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं, उभयचर, उभयचर। उभयचर का मतलब समझते हो आप? उभयचर का मतलब होता है रेंगने वाले जीव जो जल में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। यानी कि ये जमीन में भी रह सकते हैं वक्त आने पर और जल में भी रह सकते हैं, है ना? देखो पूजा कह रही है जल और थल में, सैनिक थोड़ी ना है जो जल और थल में रहेंगे। मतलब वही है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे जीव जो जल में यानी कि पानी में भी रह लेते हैं, समुद्र में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी रह लेते हैं। तो उनका बहुत बढ़िया उदाहरण है, इन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो जैसे मेंढक, मेंढक, मेंढक। अच्छा, एक प्रजाति होती है मेंढक में ही जिसे हम कहते हैं टोड, ये भी प्रजाति होती है मेंढक की। तो ये मेंढक और टोड में अंतर क्या होता है? देखो मेंढक और टोड में अंतर ये होता है कि जो मेंढक होता है इसके लंबे पैर होते हैं, ये जो पैर है ना, ये पैर इसके लंबे होते हैं। हाँ, मेंढक को हम कहते हैं राना टिग्रीना, ये इसका साइंटिफिक नाम है, राना टिग्रीना और राना हेक्साडक्टाइला। तो ये क्या है कि जो मेंढक होता है उसके लंबे लंबे पैर होते हैं, ये लंबे लंबे पैर होते हैं, लेकिन जो टोड होता है ये टोड के छोटे छोटे पैर होते हैं। ये दोनों ही मेंढक की प्रजाति है, अलग अलग प्रजाति है। ये त्वचा है चिकनी, चिकनी त्वचा है, लेकिन यहां पर हम टोड की त्वचा देखेंगे तो उसमें धब्बे नजर आते हैं, उसमें स्पॉट्स नजर आते हैं, ऐसे ऐसे धब्बे नजर आते हैं उस पे। समझ में आया? तो टोड या फिर मेंढक जो है, फ्रॉग जो है, वो किसका उदाहरण है? तो वो उभयचर का उदाहरण है। वहीं पर ये सालामंडल, इसको सालामेंडर ही कहते हैं, हिंदी में भी इसको सालामेंडर ही कहते हैं, सालामेंडर। इसका बहुत मैंने हिंदी में नाम खोजने का प्रयास किया, नहीं मिला। ये इसको सालामेंडर ही, हर जगह हिंदी में भी सालामेंडर ही लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये सालामेंडर, ये सालामेंडर कैसे? ये जैसे छिपकली वगैरह होती है ना, तो उसकी तरह दिखने वाला है ये। है ना? छिपकली की तरह, जैसे गिरगिट होता है ना उसकी तरह, लेकिन इसको गिरगिट नहीं कहते, ये सालामेंडर है। ये वर्ग वही है, रैंक के चलेगा, लेकिन ये गिरगिट नहीं है, ठीक है ना? इतना याद रखना। जैसे गिरगिट को हम क्या कहते हैं? कैमिलियन, ये है गिरगिट, गिरगिट। तो गिरगिट रेंगने वाले जीवों में आ जाता है, गिरगिट रेंगने वाले जीवों में आ जाता है, ये रेंग के चलता है गिरगिट, जैसे इंग्लिश में कैमिलियन और हिंदी में गिरगिट कहते हैं। तो ये रेंगने वाले जीव यानी कि रेप्टाइल है। गिरगिट क्या है? रेप्टाइल है, रेंग कर चलता है, लेकिन ये रेंग कर भी चलता है, लेकिन रेंग कर चलने में ये जल के अंदर भी चला जाता है और ये जमीन पर भी रह लेता है, इसीलिए ये उभयचर हो जाता है, लेकिन चलता रेंग के, ठीक है? ये दोनों में रह लेता है। उसके बाद में ये है मेंढक। कुछ होते हैं जैसे जो उभयचर होते हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं, जैसे सांप वगैरह हैं, सांप, स्नेक, है ना? तो ये सांप की कुछ प्रजाति होती हैं, वो इसमें आ जाती है रेंगने वाले में। हाँ, पानी वाला सांप अलग हो जाएगा, है ना? हाँ, तो पानी वाला सांप, यहाँ पर देखो एक होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट, जिसे हम कहते हैं गेको। गेको होती है जैसे छिपकली, हाँ, छिपकली। तो ये छिपकली जो है, तो वो किसमें आ जाती है? तो ये भी छिपकली जो है, वो पानी में भी चल जाएगी और उसके बाद में ये हमारे जल में भी है और जमीन में भी है, तो ये चल जाएगी, ठीक है ना? तो इसको हम गेको कहते हैं, गेको। ये उसका एडवांस वर्जन है छिपकली का। अब इसके बाद में आ जाते हैं रैंकर चलने वाले। तो रैंकर चलने वाले में विशेष करके कौन आ जाता है? तो विशेष करके इसमें आ जाते हैं सांप, यानी कि स्नेक, स्नेक। तो रैंकर चलने वाले में स्नेक आ जाते हैं, जैसे ये कोबरा है, जिसको हम कहते हैं नाजा नाजा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नाजा नाजा। ये नाम पूछा जाता है ना? कि कोबरा का जो साइंटिफिक नेम है
जो जूलॉजिकल नाम है वो क्या है, नाजा नाजा, तो ये नाम याद रखना। वहीं पर रेंगने वाले जीवों में आपको गिरगिट मिल जाता है, एलिगेटर मिल जाता है यानी कि मगर, जो मगर होता है, तो ये जो जिसे हम कहते हैं क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहते हैं ना, तो ये क्रोकोडाइल भी एक प्रजाति है जो रेंकर चलती है, तो ये रेंकर चलने वाले जीव हो जाते हैं, जिसमें एलिगेटर भी आ जाता है, क्रोकोडाइल भी आ जाता है। वहीं पर आप देखो टर्टल, टर्टल कछुआ वगैरह जो हैं, टोटोइज वगैरह जो हैं, कोबरा वगैरह भी जो हैं, सांप वगैरह जो हैं, ये सभी रेंग कर चलने वाले जीव में आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं एव्स का वर्ग आता है, यानी कि पक्षियों का वर्ग आता है। तो दुनिया के सारे पक्षी इस वर्ग में रखे हुए हैं, एव्स में यानी कि पक्षियों में। तो पक्षियों में कौन आ जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। इस शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है। वहीं पर मेयाना है, पैरोट है, स्पैरो है, रिया है, पेंगुइन, पेंगुइन याद रखना, पेंगुइन क्या है, पेंगुइन एक पक्षी है। पेंगुइन क्या है, विदेशों में पाई जाती है, ये क्या है, पक्षी है पेंगुइन, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से हमें पक्षियां देखने को मिलते हैं। तो पेंगुइन याद रखना, क्योंकि अभी कंफ्यूजन आने वाली है, ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन बताऊंगा मैं। कीवी न्यूजीलैंड में मिलेगी, उनका राष्ट्रीय पक्षी है वो, कीवी। इसके बाद में आ जाते हैं स्तनधारी जीव। तो स्तनधारी जीव में आपने देखा कि कुछ ऐसे जो अंडे देते हैं, तो उसमें आ जाता है एकिडना और डकबिल्ड प्लेटिपस। कुछ ऐसे आ जाते हैं जिन्हें मेटाथेरिया वर्ग में रखा है, जिनके पास पाउच होता है, उसमें आ जाते हैं कोआला, ओपोसम, कंगारू, वोम्बट। और कुछ ऐसे आ जाते हैं जो यूथेरिया वर्ग के होते हैं, यूथेरिया यानी कि EUTHERA, यूथेरिया वर्ग के होते हैं, जिनमें मनुष्यों को रखा हुआ है, मनुष्यों को रखा हुआ है, मनुष्यों को, ठीक है। तो मनुष्यों की उत्पत्ति देखो किसमें से हुई है, तो ये बाकी जो मैमल्स हैं, इन सभी को हमने यूथेरिया वर्ग में रखा हुआ है, जानवरों के वर्ग में। मनुष्यों की उत्पत्ति देखो कैसे हुई, तो जानवरों से हुई है। पहले मनुष्य कैसा था, मंकी के रूप में था। मंकी पहले कैसे था, चिंपैंजी के रूप में था। तो ये प्रजाति में इवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं, चिंपैंजी आया, मंकी से फिर इंसान बना, ये है। वहीं पर अगर देखें तो जो पाउच रखते हैं, उसमें कंगारू है, उसमें कोआला है है ना, ये सभी हैं। वहीं पर जो व्हेल मछली होती है, व्हेल, व्हेल मछली जो होती है, तो व्हेल मछली भी मैमल है, यानी कि स्तनधारी है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है, ब्लू व्हेल, है ना। तो ब्लू व्हेल जो है वो स्तनधारी जीव है, हाँ, सबसे बड़ा मैमल है, इसको याद रखना, सबसे बड़ा मैमल। वहीं पर अन्य कुछ मैमल आ जाते हैं, तो अन्य मैमलों में कौन आ जाएगा, चमगादड़, बैट, ये याद रखना है। चमगादड़ जो है, यानी कि बैट जो है, बैट, चमगादड़, ये एक मैमल है। जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो चीज याद रखना है। बाकी ये डियर वगैरह जो है, हिरन वगैरह, सर कंगारू भी है, कंगारू भी मैमल है, ये कंगारू भी तो मैमल है, स्तनधारी है ना, ये तो मैमल है ना। ये कंगारू, कोआला, ये सभी पाउच रखने वाले स्तनधारी जीव हैं, है ना। और ये बाकी जो है वो जन्म देते हैं बच्चों को, उसमें मैमल में आ जाते हैं, उन कैटेगरी में आ जाते हैं। एकिडना और डकबिल्ड प्लेटिपस अंडे देने वाले मैमल्स में आ जाते हैं, है ना। ब्लू व्हेल जो है, तो ये बाकी में आ जाते हैं। तो ये सभी हैं, जैसे शेर वगैरह है, हाथी है, एलिफेंट, बकरी वगैरह है, कुत्ते वगैरह हैं, तो ये सभी के सभी ये बाकी जीवों में आ जाते हैं। डॉल्फिन भी तो डॉल्फिन भी तो स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव मैमल है डॉल्फिन, ठीक है, ये है डॉल्फिन, डॉल्फिन स्तनधारी जीव, ठीक है। तो इसमें भी कई आ जाते हैं, ये हाथी वगैरह, डियर वगैरह हमें देखने को, भालू वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सभी के सभी केस में, हिप्पोपोटामस वगैरह, ये मंकी वगैरह जानवर हैं। तो ये सभी, ये ब्लू व्हेल है, तो जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी है हमारे स्तनधारी जीव। ये सभी जानवर स्तनधारी जीव हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझ में आया आपको स्तनधारी जीव किस प्रकार के हैं, थोड़ा पक्षी कैसे हैं, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीव कैसे हैं, उभयचर किस प्रकार के हैं, और मछलियां किस प्रकार की हैं। और ये पूरा क्लासिफिकेशन है जो आपको याद रखना है, ये पूरा क्लासिफिकेशन है जो याद रखना है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है, जैसे कि मछलियां हैं, उभयचर हैं, रेंगने वाले हैं, पक्षियां हैं और स्तनधारी हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं जो
मैंने स्टार्टिंग में ये जो छोड़ रखा है इसको कर लेते हैं अब, कि ये जो जीव है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से बनेंगे, जिनके अंदर हमने देखा कि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी कि ये कैसे हैं, अकशेरुकी जीव हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो एक ही कोशिका के बने, कुछ ऐसे हैं जो उत्तकों के निर्माण उनमें हो गया, कुछ ऐसे हैं जिनमें अंग बन चुके हैं, और अंग में भी विशेष प्रकार से जिसमें सीलोम नहीं है और सीलोम है। तो ऐसे वर्ग के कुछ नाम रखे गए हैं, जैसे एक वर्ग है पोरीफेरा, दूसरा वर्ग है निडेरिया जिसे सिलेंट्रेटा कहते हैं, तीसरा वर्ग है प्लेटीहेल्मिंथस, चौथा वर्ग है नीमेटोडा, पांचवा एनेलिडा, छठा है आर्थ्रोपोडा, सातवां है मोलस्क और आठवां है एकाइनोडर्मेटा। हिंदी इंग्लिश में ये नाम सेम है। ठीक है, तो ये 8 जो प्रजातियां हैं, ये 8 प्रजातियां हमें पढ़नी है। चलिए एक एक करके इनकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला वर्ग यानी कि अकशेरुकी पढ़ रहे हैं, अकशेरुकी पढ़ रहे हैं, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स जिन पर रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो उसमें सबसे पहला वर्ग वो है जो एक कोशिका का बना है, एक कोशिका यानी कि यूनिसेलुलर है ये। तो उस वर्ग में सबसे पहला जो वर्ग है वो है संघ पोरीफेरा, यानी कि फाइलम पोरीफेरा। और ये फाइलम पोरीफेरा यानी कि संघ पोरीफेरा वर्ग में कुछ ऐसे जीव आते हैं जिनकी त्वचा के ऊपर क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, यानी कि छेद होते हैं। इन सभी में क्या होते हैं, गड्ढे गड्ढे पाए जाते हैं। ये देखो इन सभी की त्वचा में गड्ढे गड्ढे पाए जाते हैं, और इन सभी की त्वचा में जो पोर्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं छिद्र पोर्स को हम क्या कहते हैं, ओस्टिया। ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आता है कि पोरीफेरा संघ में जो उनकी त्वचा होती है, उनकी त्वचा में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, कुछ पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर्स को किस नाम से जाना जाता है, उन पोर्स को ओस्टिया नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ओस्टिया। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरी बात, इन सभी को, ये जितने भी ये पोरीफेरा संघ के हैं, ये पोरीफेरा संघ के जितने भी जीव हैं, ये कैसे हैं, तो ये सभी जलीय जीव हैं। ये जलीय जीव यानी कि ये सभी कैसे हैं, एक्वाटिक। ये पानी में ही रहते हैं, पानी में, पानी में पाए जाते हैं। ये पानी के अंदर रहते हैं, छोटे छोटे जीव हैं, वहीं पर ये जीवित रहते हैं पानी के अंदर। और इन सभी जीवों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इन सभी जीवों को सम्मिलित रूप से स्पॉन्जेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पॉन्ज या स्पंज कहा जाता है, स्पंज। क्योंकि इनकी आकृति स्पंज जैसी होती है। कैसी होती है, स्पंज। आपने स्पंज देखा है, जैसे जैसे एक नहाते टाइम पे हम स्पंज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जिसमें जैसे साबुन वगैरह होता है, शैम्पू वगैरह होता है, वो लग जाता है, तो वो अपने स्पंज को ऐसे ऐसे करते हैं ना, उससे फिर रगड़ते हैं, नहाते हैं। तो वो स्पंज की हम बात कर रहे हैं। तो इनकी आकृति जो है वो स्पंज की तरह होती है, इसकी इसीलिए इनका पूरे वर्ग को एक एक सम्मिलित नाम दिया गया है, स्पॉन्जेस। और ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, और ये कैसे होते हैं, सिसाइल होते हैं, यानी कि ये एक जगह पर पत्थर से चिपक जाते हैं, फिर हिलते नहीं है। यानी कि इनके अंदर पेड़ों वाली क्वालिटी है। पेड़ अपने आप में गमन नहीं करते, लोकोमोशन नहीं करते, वो कहीं हिलते डुलते नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। ये एक जगह पर ही पत्थरों से चिपक के रहते रहते एक जगह पर ही रहते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सिसाइल, या फिर ये चिपक जाते हैं पत्थरों से। तो इस समुदाय के जंतुओं के शरीर में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं, जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। यह झीलों एवं समुद्र में पत्थरों से चिपक जाते हैं, और इन्हें स्पंज कहते हैं। तो इन पूरे जीवों को सम्मिलित रूप से, यानी पोरीफेरा वर्ग के जो जीव हैं, उनको सम्मिलित रूप से स्पंज कहा जाता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अब इस स्पंज में या पोरीफेरा संघ के कुछ उदाहरण, तो इसमें उदाहरण आ जाते हैं साइकन, साइकन नाम याद रखना है, ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया नाम याद रखना है, यू स्पॉन्जिया, ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, इसको नहीं भूलना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम नहाते समय पर करते हैं। इसको बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है, बाथ स्पंज, जिसकी मैं बात बता रहा था। तो जो बाथ स्पंज होता है वो क्या होता है, वो इस यू स्पॉन्जिया होता है, यू स्पॉन्जिया। तो बाथ स्पंज को, यानी कि यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि निम्न में से किसको बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन देंगे, साइकन, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, यूकप्लेक्टिला।
है ना, तो ऐसे ऑप्शन रहते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि बाथ स्पंज कहा जाता है यू स्पोंजिया का, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पर एक होता है स्पॉन्जिला, और इसके बाद में है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को फूलों की टोकरी कहते हैं, इसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, वीनस के फूलों की टोकरी। यानी कि पानी के अंदर ये ऐसा लगता है जैसे एक फूलों की टोकरी बनी हुई हो पानी के अंदर, जैसे हम गुलदस्ता लेकर आते हैं ना फूलों की टोकरी गिफ्ट देने के लिए, तो पानी के अंदर ये ऐसा लगता है कि जैसे एक फूलों की टोकरी रखी हो, तो ये और चिपका रहता है एक जगह पर। तो फूलों की टोकरी किसे कहा जाता है? यूप्लेक्टेला को। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 4-5 प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं पोरीफेरा से, और वो यही हैं, इसके बाहर नहीं जाते। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखना, ये सेसाइल होते हैं, एक जगह पर चिपके रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? तो ये पानी में ही रहते हैं, पानी के बाहर नहीं जाते क्योंकि ये चिपके रहते हैं, और इनको सम्मिलित रूप से स्पॉन्ज कहते हैं। इनके शरीर पर छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं, और इन सभी को हमने पोरीफेरा वर्ग में रख रखा है। उदाहरण में होते हैं साइकन, यू स्पोंजिया जिसे बाथ स्पंज कहते हैं, यू प्लेक्टेला जिसे फूलों की टोकरी कहते हैं। ये थे एक सेल के ही बने थे वो, एक सेल के। अब ये सेल विकसित होकर इन्होंने परतों का निर्माण कर लिया है, यानी कि टिश्यूज का निर्माण कर लिया है, उत्तक का निर्माण कर लिया है। यानी कि अब जो जीव आएंगे उनमें उत्तकों का निर्माण, यानी कि उनमें लेयर्स की फॉर्मेशन हो चुकी रहेगी, लेयर्स बनने लगेंगी। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ग है उसको हम कहते हैं संघ सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा वर्ग कहते हैं, या इसी को हम निडेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निडेरिया। निडेरिया वर्ग भी इसी को कहते हैं, निडेरिया। निडेरिया वर्ग कहते हैं, या इसी को हम सीलेंट्रेटा वर्ग कहते हैं। इस सीलेंट्रेटा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा सुना है आपने? पानी में इस प्रकार से चलता है हाइड्रा। ठीक है, तो वो जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा कैसा जीव है? हाइड्रा सीलेंट्रेटा है। हाइड्रा कैसा है? हाइड्रा सीलेंट्रेटा वर्ग का प्राणी है, एक जीव है हाइड्रा। और एक और उदाहरण बताता हूं जो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जैसे हम कहते हैं, अ, आपने कोरल रीफ का नाम सुना है? प्रवाल भित्ति का, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति का नाम सुना है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये प्रवाल भित्ति किससे बनती है? ये मूंगा चट्टानों से बनती है। मूंगा चट्टानों से बनती है ना, मूंगा चट्टानों से बनती है। यानी कि ये जो कोरल रीफ कहते हैं इनको, इंग्लिश में इनको कोरल रीफ कहते हैं, कोरल रीफ, है ना। हमारे यहाँ पे इंडिया में देखें तो जो लक्षद्वीप आइलैंड आइलैंड है ना, वो भी कोरल आइलैंड है। वहां पर भी बहुत सारी प्रवाल भित्तियां मिलती हैं, लेकिन इतनी नहीं कि जो ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर ले। ऑस्ट्रेलिया पे सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो ये जो प्रवाल भित्ति बनती हैं, ये दो प्रकार के जीव से मिलकर बनती है। एक जीव का नाम होता है पॉलिप, और दूसरे जीव का नाम होता है मूंगा। तो ये पॉलिप और मूंगा आपस में मिलते हैं समुद्र के अंदर, और ये चूना पत्थर की तरह, यानी कि ये चूना पत्थर की तरह क्या है, ये जो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, तो पत्थर की तरह संरचना बना लेते हैं, जिनको हम कहते हैं मूंगा चट्टान। और ये मूंगा चट्टानों से ही प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है, यानी कि कोरल रीफ बन जाते हैं। तो पॉलिप और ये मूंगा, तो यानी कि कोरल्स, इनको हम क्या कहते हैं? कोरल्स। तो ये मिलके किसको बना लेते हैं? प्रवाल भित्ति बना लेते हैं, यानी कि मूंगा चट्टानों को बना लेते हैं। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ किससे बनी है? तो ये सीलेंट्रेटा वर्ग से बनी है, यानी कि पोलिप और मूंगा से मिलके बनी है। ये चीज आप याद रखना। वहीं पर हाइड्रा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, एक सीलेंट्रेटा का। जेलीफिश, जेलीफिश क्या है? जेलीफिश एक सीलेंट्रेटा है। जेलीफिश जिसके नाम के पीछे फिश लगा है, यानी कि ये मछली नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए आती है। ऐसे 4 ऑप्शन देते हैं, स्टारफिश, स्टारफिश देते हैं, जेलीफिश देते हैं, जेलीफिश देते हैं, और ऐसे में ही कुछ दे देते हैं, जैसे सैल्मोन दे देते हैं, सैल्मोन मछली। तो आपसे पूछते बताइए निम्न में से कौन सी मछली है? तो वो कहते हैं भैया स्टार फिश भी फिश होगी, जेलीफिश भी फिश होगी, और दूसरी जो फिश है उदाहरण, वो भी उसमें आ जाएंगे। तो होंगे, हो सकता है कि सैल्मन ना हो, या फिर स्टार फिश जो है वो नहीं हो। तो कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं। एक और उदाहरण बताता हूं यहां पर। एक एक है जिसका नाम है पोर्चुगीज मैन ऑफ वार। इसको हिंदी इंग्लिश में सेम नाम से पुकारते हैं। ये पोर्चुगीज में पाया जाता है, यानी कि पुर्तगाल में। तो वहां पर इसको कहा जाता है मैन ऑफ वार, यानी कि मैन ऑफ वार का मतलब ऐसा योद्धा जो लड़ने के लिए
तत्पर तैयार रहता है। यानी कि एक योद्धा जो अस्त्र शस्त्रों से बिल्कुल लगा हुआ रहता है, यानी कि उसने अपना धनुष भी रखा हुआ है, तलवार भी रखी हुई है ना? अपने बाण भी रखे हुए हैं। तो ऐसे एक योद्धा तैयार होके जाता है ना लड़ाई के लिए, वैसा ये समुद्र के अंदर सुसज्जित, बहुत बढ़िया। तो ऐसा एक ये योद्धा की तरह पानी के अंदर दिखता है, जैसे एक योद्धा खड़ा हो लड़ने के लिए। इसको कहते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, और ये किसका उदाहरण है? सीलेंट्रेटा का। सीलेंट्रेटा का। इसमें कुछ और आ जाते हैं जो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आते हैं, जैसे एनीमोन है, सी एनीमोन, पर्पल जेली, मून जेली, बॉक्स जेली, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण है, पॉलिप, हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश वगैरह, पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पहली चीज तो इनका निर्माण जो है वो उत्तकों से हुआ है, यानी कि लेयर बाय लेयर हुआ है। यानी कि इस संघ में उत्तकों की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है, यानी कि इनिशियल स्टेज देखने को मिलती है। टिश्यू सिस्टम इनमें डेवलप होना शुरू होते हैं, और टिश्यू जब डेवलप होते हैं तो वो लेयर बाय लेयर होते हैं, यानी कि इनका शरीर दो लेयर से मिलकर बन जाता है पूरा। और जिनका शरीर दो लेयर से मिलकर बनता है उनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो ये जो दो लेयर बनती हैं, मैंने तीन लेयर बताई थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। लेकिन अभी तीन लेयर का निर्माण नहीं हुआ, अभी सिर्फ दो लेयर का निर्माण हुआ है। और ये दो लेयर कौन सी है? एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म। एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म, यानी कि एक्टो ने बाहर की परत बना दी और गैस्ट्रो ने उसका पेट बना दिया। तो ये दो परत बनी है बस, और कुछ नहीं है। त्वचा है और उनका पेट है, त्वचा है और पेट है, बस, और कुछ नहीं है, दो लेयर। अब यहां पर क्या है कि ये जो सीलेंट्रेटा वर्ग के कुछ प्राणी हैं, ये प्राणी कैसे हैं कि ये डंक मारने वाली कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। यानी कि ये इनमें से कुछ जीव ऐसे हैं जो डंक मारते हैं। तो इन डंक मारने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम कहते हैं दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाएं, इन दंश कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं निमेटोसाइट सेल। क्या कहते हैं? निमेटोसाइट सेल कहते हैं, निमेटोसाइट सेल। तो ये याद रखना, जो सीलेंट्रेटा वर्ग है इनमें डंक मारने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिन्हें हम दंश कोशिकाएं यानी कि निमेटोसाइट सेल कहते हैं, याद रखना। तीसरा वर्ग है प्लेटीहेलमिन्थिस, यानी कि अब इस वर्ग में अंग विकसित हो गए हैं और अंग तंत्र भी आ जाएंगे। अंग तंत्र भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ के अंदर जो सीलोम है वो नहीं होगी, और कुछ में ये सीलोम जो है वो विकसित हो जाएगी। यानी कि जिनमें सीलोम नहीं है तो वो अभी भी प्रारंभिक स्टेज के होंगे, यानी जिनमें अंग तंत्र विकसित हो रहे हैं और कुछ कुछ विकसित हो रहे हैं, लेकिन जिनमें सीलोम आ जाएगी वो एक सीलोम अंग, अन्य जो अंग तंत्र हैं, अन्य अंग तंत्रों को अच्छे से विकसित करने लगेगी। यानी कि यहां पर कुछ जीवों में हमें अच्छे अंग तंत्र विकसित होते हुए दिखेंगे, यानी कि जैसे पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये कुछ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिसमें से पहला जो वर्ग है जिसमें सीलोम नहीं है वो है संघ प्लेटीहेलमिन्थस, यानी कि प्लेटीहेलमिन्थस वर्ग। प्लेटीहेलमिन्थस ये नाम दिया है, ये प्लेटीहेलमिन्थस में चपटे कीड़े रखे गए हैं। किसको रखा गया है? चपटे कीड़े, यानी कि फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स कहते हैं इनको, फ्लैट वर्म्स, यानी कि चपटे कीड़े। दुनिया के जितने भी चपटे कीड़े होते हैं वो सभी के सभी चपटे कीड़े किसमें आ जाते हैं? तो ये आ जाते हैं हमारे प्लेटीहेलमिन्थस वर्ग में। चपटे कीड़े यानी कि फ्लैट वर्म्स, जिसे हम फीता कृमि कहते हैं, फीता कृमि, फ्लैट वर्म्स। इस फ्लैट वर्म को फीता कृमि का अन्य भी नाम है जिसे हम कहते हैं टीनिया सोलेनियम, टीनिया सोलेनियम। और ये फीता कृमि मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाता है, यानी कि उनके आंतों में जाकर रहने लगने वाला ये परजीवी है, एक पैरासाइट है। तो हमारी आंतों में जाकर रहने लगता है ये चपटा कीड़ा। इसको हम किस नाम से जानते हैं? टीनिया सोलेनियम के नाम से जानते हैं। याद रखना, फीता कृमि किस वर्ग में? क्योंकि मनुष्य से डायरेक्ट जुड़ाव है ना इसका, ये हमारी आंतों में रहता है, इसीलिए ये हमें नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमें, हमारे इंटेस्टाइन आंतों में रहता है, हमें उल्टी दस्त की समस्या होती है, तो इन कीड़ों के कारण ही होती है। तो ये क्या होता है? फीता कृमि, फ्लैट वर्म्स किस में रखे गए हैं? प्लेटीहेलमिन्थस। हाँ, पाचन पे प्रभाव पड़ता है, तो ये प्लेटीहेलमिन्थस वर्ग में रखे गए हैं। तो मनुष्यों से जुड़ाव है, इसीलिए ये नाम याद रखना। वहीं पर चपटे कीड़ों में दो नाम और हैं, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया और सिस्टोसोमा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेनेरिया, सिस्टोसोमा, बस फीता कृमि को याद रखना, यानी कि फ्लैट वर्म्स को याद रखना। अब ये जो चपटे कीड़े हैं इनमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इनके अंदर उत्सर्ग, जैसे अंग विकसित होने लगे ना, तो अंग विकसित होने लगे तो इनमें एक अंग विकसित हो गया है, अंग तंत्र विकसित हो गया है, जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम।
एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है गंदगी को बाहर निकालना शरीर से। तो इनके शरीर के अंदर, चपटे कीड़ों के अंदर जो गंदगी है, वो कुछ विशेष सेल्स के माध्यम से निकलती है, विशेष कोशिकाओं के माध्यम से निकलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ज्वाला कोशिकाएं यानी कि फ्लेम सेल। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में बनता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आपको पता है हमारे अंदर गंदगी को बाहर निकालने वाले सेल का नाम क्या है? पता है आपको? हमारे अंदर गंदगी को बाहर निकालने वाले सेल का नाम क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, जिससे पूरी की पूरी किडनी बनी है, जिसने हमारा उत्सर्जन तंत्र बना दिया है, जिसका किडनी का काम होता है गंदगी को बाहर निकालना। और जो कोशिकाएं गंदगी बाहर निकालती है उनको हम कहते हैं नेफ्रॉन कोशिकाएं। नेफ्रॉन कोशिकाएं। तो ये जो नेफ्रॉन कोशिकाएं हैं, ऐसे ही ये चपटे कीड़ों के अंदर ज्वाला कोशिकाएं होती है गंदगी को बाहर निकालने। याद रखना। वहीं पर इनमें क्या देखा गया कि इनका जो शरीर है वो फीते की तरह चपटा होता है, यानी कि चपटे चपटे कीड़े होते हैं, और शरीर 3 स्तरों से मिलकर बन गया। इससे पहले वाले में 2 स्तर थे, इसमें 3 स्तर। तो इसमें एक्टोडर्म है, इसमें एंडोडर्म भी आ गई, और इसमें मीजोडर्म भी आ गई, यानी कि इसमें तीनों लेयर बन चुकी हैं, और तीनों लेयरों ने फिर अंगों को बनाना स्टार्ट कर दिया है, और विशेष प्रकार से इनमें उत्सर्जन तंत्र विकसित हो गया है, जिससे गंदगी इनके शरीर से बाहर निकलने लगी। वहीं पर इनके अंदर कोई, यानी कि इनके अंदर कोई देह गुहा नहीं है, यानी कि इनके अंदर सीलोम नहीं है। इनके अंदर सीलोम नहीं है, सीलोम नहीं है, इसलिए अन्य जो अंग हैं, हाँ, ओपन आइज से देख सकते हैं इनको, ओपन आइज से देख पाएंगे हम। बिल्कुल, इनका साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और ये अधिकांश कैसे होते हैं? तो अधिकांश ये परजीवी होते हैं, यानी कि पैरासाइट होते हैं, यानी कि शरीर के अंदर चले जाते हैं, और शरीर के अंदर जाकर ये रहने लगते हैं, और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, और ये पोषण करते रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स, याद रखना। इसके बाद में आते हैं गोल कीड़े। अभी हमने देखा चपटे कीड़े, अब आते हैं गोल कीड़े। और जितने भी गोल कीड़े यानी कि गोल कृमि होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, इनको हम क्या, किस वर्ग में रखा है हमने? इनको एसेलमेंथिस में रखा हुआ है। और इस वर्ग का अन्य नाम भी है, जिसे हम कहते हैं नीमेटोडा वर्ग। नीमेटोडा वर्ग। तो इस वर्ग के 2 नाम हैं, जैसे निडेरिया वर्ग, सीलिंट्रेटा वर्ग, बात एक ही है। ऐसे ही एशेलमिंथिस को नीमेटोडा वर्ग कहते हैं, ये बात एक ही है। और इसमें दुनिया के जितने भी गोल कीड़े हैं, राउंड वर्म्स हैं, वो सभी राउंड वर्म्स इसमें आ जाते हैं। देखो ये कैसे गोल कीड़े होते हैं, जिसमें एस्करिस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी हमारे आंतों में चला जाता है, और हमें उल्टी दस्त जैसी समस्या होती है। एंटेरोबियस जो है, ये भी हमारी आंतों में चला जाता है, उल्टी दस्त होने की समस्या बन जाती है। लोआ लोआ नाम याद रखना है, गोल कीड़े का है, लोआ लोआ। कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, देखो कैसे कंफ्यूज करते हैं। एक का नाम है थ्रेड वॉर्म्स, थ्रेड वॉर्म, यानी कि सूत्रकृमि कहते हैं इसको, थ्रेड वॉर्म कहते हैं। दूसरे का नाम है एंटेरोबियस, एंटेरोबियस जिसे हम पिन वॉर्म कहते हैं, हुक वॉर्म कहते हैं। तो ये जो वॉर्म्स वाले जो कीड़े हैं ना, जैसे फ्लैट वॉर्म्स हैं, तो फ्लैट वॉर्म्स किस में रखे हैं? तो वो आपको मालूम होने चाहिए। थ्रेड वॉर्म किसका उदाहरण है? पिन वॉर्म किसका उदाहरण है? पिन वॉर्म या एंटरोबेस को ही हम हुक वॉर्म भी कहते हैं। तो ये थ्रेड वॉर्म है, हुक वॉर्म है, पिन वॉर्म है, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये गोल कीड़े के उदाहरण है। इसको हमने एशेलमिंथस या नीमेटोडा वर्ग में रखा हुआ है। गोल कीड़ी, गोल कीड़े। वहीं पर एक गोल कीड़ा है जिसका नाम है फाइलेरिया, फाइलेरिया कृमि, फाइलेरिया कृमि। ये फाइलेरिया कृमि कौन सा है? जिससे आपको पता है फाइलेरियासिस रोग होता है, एलिफेंटियासिस होता है, यानी कि हाथी पांव। हाथी पांव रोग पता है? जिसमें जो पांव होता है, जो पैर होता है, वो हाथी के आकार का होने लगता है, यानी कि ऐसा फूलने लगता है। इसको हम कहते हैं फाइलेरियासिस। इसको हम एलिफेंटियासिस रोग भी कहते हैं, हाथी पांव रोग। तो हाथी पांव रोग जो है वो फाइलेरिया कीड़े से ही होता है, और ये राउंड वर्म्स होता है, गोल कीड़ा होता है।
वहीं पर एस्केरिस, तो एस्केरिस भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी आंतों में जाता है, उल्टी दस्त की समस्या बनवाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, आइडेंटिफाई करके रखना है, थ्रेड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म किस में आते हैं, फ्लैट वर्म्स किस में आते हैं। तो ये जब एक साथ नाम लिखते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाती है। अभी तो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो पा रहा है, अभी तो आप बता पा रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद में, 4 महीना 5 महीने बाद में, जो एग्जाम में देखोगे, ऑप्शन में देखोगे ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये किसमें था। और वही कंफ्यूजन का वो फायदा उठा लेते हैं एग्जामिनर। बिल्कुल हल्की सी कंफ्यूजन में ही वो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सिंपल सिंपल ही बनते हैं। तो जो गोल कीड़े हैं, इनका क्या स्पेसिफिकेशन है कि आहार नाल में एक सिर पर मुख तथा दूसरे सिर पर गुदा होता है, यानी कि इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, लंबी लंबी, ये गोल कीड़े हैं तो पूरी यहां से लेके यहां तक इनकी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि इनमें आहार नाल है। एक सिरे पर मुख होता है, जैसे हमारे इधर भी, हमारे पास में भी एक सिरे पर मुख होता है, दूसरे सिरे पर मल द्वार होता है जहां से वेस्ट मटेरियल निकलता है। थ्रेडवर्म से वेजिटेबल्स में रह सकते हैं, बिल्कुल थ्रेडवर्म से रह सकते हैं, सूत्रकृमि। ये कीड़े कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। वहीं पर इनका एक सिरा जो है वो मुख में होता है, और वहीं पर दूसरा सिरा जो होता है वो इनका पेट बनाता है, यानी कि गुदा बनाता है। दूसरा जो है वो गुदा वाला भाग बनाता है, यानी कि पेट वाला भाग बनाता है। बस इनमें वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट मटेरियल के लिए नहीं है। ये पहला भाग जो मुख है, दूसरा भाग गुदा है, वेस्ट मटेरियल के लिए। जैसे हमारे अंदर देखते हैं तो पहला भाग मुख है, और सेकंड जो भाग होता है, सेकंड जो ओपनिंग होती है वो वेस्ट की होती है। वहीं पर इनके अंदर देखें तो श्वसन और रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसका अभाव है, यानी कि इनके अंदर सांस लेने सांस छोड़ने के लिए कोई फेफड़े जैसे अंग विकसित नहीं हुए हैं। इनके अंदर कोई हृदय जैसी चीज नहीं दिख रही है जो रक्त को पंप करे और रक्त परिसंचरण करे, है ना। तो ये सभी चीजें हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है इनमें, तो इसका अभाव है। तो रेस्पिरेटरी और ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, तो इसका अभाव इनमें देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में अब वर्ग जो स्टार्ट हो रहे हैं, इन सभी में सीलोम मिलेंगे, यानी कि अब इनके अंदर जो अंग तंत्र हैं वो पूर्व की अपेक्षा थोड़े ज्यादा विकसित होते हुए दिखेंगे। इनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो थोड़े ज्यादा डेवलप दिखेंगे। ऑर्गन सिस्टम यानी पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये थोड़े से इनके अंदर अब आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके कार्य भी बढ़ जाएंगे। तो पहला जो वर्ग आ जाता है उसे हम कहते हैं एनेलिडा वर्ग। और एनेलिडा वर्ग में देखें तो इसमें भी किसको रखा गया है, सबसे महत्वपूर्ण है अर्थवॉर्म, यानी कि केचुआ। केचुआ जो है, केचुआ को हम कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड, यानी कि जो कृषक होते हैं उनके मित्र के नाम से जानते हैं, कृषक के मित्र के नाम से जानते हैं, कृषक, कृषक मित्र, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं, जो फार्मर्स फ्रेंड के नाम से जानते हैं, फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर्स फ्रेंड। क्यों फार्मर्स फ्रेंड? क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। जो मिट्टी है ना उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं, सॉइल को तोड़ने में हेल्प करते हैं, तो फार्मर्स फ्रेंड कहे जाते हैं, कृषकों के दोस्त होते हैं। तो ये जो अर्थवॉर्म में, यानी कि केचुआ है, केचुआ किस वर्ग में आता है? तो एनेलिडा वर्ग में आता है। वहीं पर लीच, लीच को हम कहते हैं जोंक। क्या कहते हैं? कहीं कहीं पर इसे लीच कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे जोंक कहते हैं। तो ये क्या है? खून चूसती है। ये जोंक क्या होती है? शरीर में चिपक जाती है और खून चूसना स्टार्ट कर देती है ना। तो जोंक जो है वो भी एनेलिडा वर्ग में आ जाती है, एनेलिडा में। अब इनका जो शरीर है, इनकी विशेषता देखो, इनका जो शरीर है ना, इनके शरीर में खंड पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे खंड पाए जाते हैं। इनका पूरा शरीर जो है वो खंड खंड से मिलके बना हुआ है, सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। ये खंड उपस्थित होते हैं। इनकी अगर त्वचा देखे ना बाहर से, तो इनका पूरा शरीर जो है वो खंडों में विभक्त होता है। तो इनका पूरा शरीर जो है वो खंड युक्त, इनको कृमि कहते हैं, यानी कि इनका पूरा शरीर खंडों में विभक्त होता है। शरीर छल्लेदार खंडों से बना होता है। तो ये पूरा का पूरा इनका शरीर जो है वो छल्लेदार खंडों से, ये इनकी विशेषता है। वहीं पर इन जीव के अंदर नली पाई जाती है, इन जीव के अंदर एक नली पाई जाती है, यानी कि इनकी जो त्वचा बनी है बाहर की, तो ये एक नली जैसी हो गई। और इस नली के अंदर एक और नली पाई जाती है, एक और नली पाई जाती है जो मुख से लेके गंदगी बाहर निकालने का काम करती है। तो एक और नली है इनमें, एक और नली है, इसके अंदर एक और नली है यहां पर। तो ऐसे जो जीव होते हैं इनको कहा जाता है, नली के अंदर नली वाले जीव, इनको कहा जाता है ट्यूब विद इन ए ट्यूब।
ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनके अंदर नली के अंदर नली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नली के अंदर नली पाई जाती है। तो ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें नली के अंदर नली पाई जाती है? ट्यूब विद इन ए ट्यूब। तो ये होते हैं एनिलिडा वर्ग के, जिसमें अर्थवर्म या केचुआ, लीच वगैरह जो है वो आ जाते हैं। वहीं पे जो बॉडी कैविटी है यानी कि सीलोम है, वो सीलोम इनमें अब आ चुकी है। अब इनमें सीलोम आने से अन्य जो अंग हैं वो भी विकसित होने लगेंगे। जैसे कि इनमें पाचन तंत्र आ गया, जो पाचन करेगा, उत्सर्जन तंत्र आ गया, जो गंदगी बाहर निकालेगा, जनन तंत्र आ गया यानी कि प्रजनन कर पाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, तंत्रिका तंत्र आ गया यानी कि नर्वस सिस्टम आ गया। तो ये सभी अब इनके अंदर इस सीलोम के आ जाने से, यानी कि ये देह गुहा यानी बॉडी कैविटी के आ जाने से अब ये सभी अंग तंत्र भी इनमें विकसित होते जाएंगे। और विशेष रूप से इनके अंदर गंदगी को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जी अंग के रूप में इनके पास नेफ्रिडिया कोशिका होती है। ये अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेफ्रिडिया सेल्स। नेफ्रिडिया कोशिका गंदगी को बाहर निकालने के लिए। फ्लैटवर्म्स में क्या थे? फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिका है। इनके अंदर क्या है? एनेलिडा में नेफ्रिडिया सेल्स। क्वेश्चन बनता है ये। इसके बाद में एक वर्ग आता है जिसको हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा, और बल्कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला वर्ग है, सबसे ज्यादा मात्रा में। यानी कि दुनिया में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कोई वर्ग पाया जाता है तो वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। इसमें किसे रखा गया है? इसमें इसमें इंसेक्ट्स को रखा गया है, इसमें कीड़ों को रखा गया है, कीड़ों को। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। दुनिया के जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सभी आर्थ्रोपोडा वर्ग में आ जाते हैं, यानी कि मक्खी है, मच्छर है, स्पाइडर है, या फिर बटरफ्लाई यानी कि तितली है, मक्खी वगैरह हैं, या फिर टिड्डा है। देखो ये जैसे ये तितली है जिसे हम हाउस फ्लाई कहते हैं, ये ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई। उसके बाद में ये देखें हम तो ये हाउस फ्लाई है यानी कि ये मक्खी है। इंसेक्ट्स यानी कि मॉस्किटो, मॉस्किटो, मॉस्किटो यानी कि मच्छर, मच्छर भी इसी वर्ग में आते हैं। वहीं पर आपने देखा होगा जो स्पाइडर होता है, जो स्पाइडर है तो वो भी, स्पाइडर भी इसी में आता है। दीमक, दीमक जिसे हम टर्माइट कहते हैं, दीमक याद रखना। दीमक जो है, जो लकड़ी पर चिपक जाता है उसको खराब करता रहता है, दीमक चिपक जाती है। तो ये टर्माइट जो उसमें आता है। टिड्डा जो है, टिड्डा, ये टिड्डा भी किस में आता है? तो टिड्डा भी इसी वर्ग में आता है। वहीं पर इसको हम कहते हैं अ, इसको हम कहते हैं सिल्वर फिश। देखो एक और नाम आ गया है, इसको मैं ज़ूम करके देखूँ थोड़ा, ये सिल्वर फिश ही है। नहीं, सिल्वर फिश नहीं है, ये अल्वर फिश है, अल्वर, ये वाली। ये वाली जो है ना, यहाँ पर जो आपको दिख रही है, ये अल्वर फिश है, ये अल्वर फिश। तो याद रखना, अल्वर फिश जो है, अल्वर, अल्वर फिश, है ना? अल्वर फिश किस में आ जाती है? तो अल्वर फिश भी इसी में आ जाती है। हाँ, वो चींटी के बारे में पूछ रही है, चींटी। चींटी किस वर्ग में आती है ना? तो चींटी भी इसी वर्ग में आती है, यानी कि कीड़ों में आती है चींटी भी, इंसेक्ट्स में आती है चींटी। चींटी भी एक प्रकार की इंसेक्ट है ना? तो वो भी कीड़ों में आती है। अब यहां पर आंट का मतलब चींटी। चलो, तो यहां पर देखो अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर यहां पर ये रहता है कि ये जितने भी कीड़े हैं, इन सभी कीड़ों में क्या होता है? इन सभी कीड़ों में जो टांगे होती हैं इनकी, वो जुड़ी हुई रहती हैं। यानी कि इनकी टांगे देखें ना तो इस प्रकार की रहती हैं, ऐसी जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं इनके। जो पैर हैं, इनके जो पैर देखेंगे हमें इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, घुमावदार। इनके ऐसे टेढ़े पैर देखने को मिलते हैं, यानी कि इनके जो पैर हैं वो जुड़े होते हैं। इनके जो पैर हैं वो जुड़े होते हैं, इनको हम कहते हैं जॉइंटेड लेग्स।
क्या कहते हैं, जॉइंटेड। शरीर खंडयुक्त होता है, सेगमेंटेड होता है, और इनकी जो टांगे हैं वो जुड़ी रहती है। शरीर 3 भागों में बना रहता है। इन 3 भाग में क्या रहता है, एक तो सिर, दूसरे में होता है धड़, तो ऊपर सिर है, बीच में धड़ है, और इधर पे क्या है, नीचे पेट है। बस यहां पर 3 चीजें देखने को मिलती हैं, सिर, धड़ और पेट, जिसे हम कहते हैं एब्डोमेंस। वहीं पर आंखों पर बहुत सारे लेंस होते हैं जिनके माध्यम से ये देख पाते हैं। इनका जो शरीर है, इनका शरीर यानी यानी कि इनका जो शरीर है, तो इनका शरीर के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, जिसे हम आवरण कहते हैं हिंदी में। एक लेयर पाई जाती है जिनसे इनका शरीर बना होता है, उसको हम कहते हैं काइटिन। जैसे आपने कवक कवक का बताया ना मैंने, तो कवक की जो बाहरी परत होती है, लेयर होती है, वो किसकी बनी है, वो काइटिन की बनी है। ऐसे ही इनकी जो बाहरी परत है वो किसकी बनी है, तो काइटिन की बनी है। काइटिन। काइटिन क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। आगे चल के क्लास में बात करेंगे इसके ऊपर। इनके शरीर की सतह त्वचा द्वारा श्वसन होता है, तो ये अच्छी बात है, ये याद रखना कि इनके शरीर में जो श्वसन होता है, यानी कि श्वसन तंत्र विकसित हो गया है, ये सांस ले पा रहे हैं, सांस छोड़ पा रहे हैं, तो इनके अंदर जो श्वसन है वो त्वचा के माध्यम से होता है, स्किन के माध्यम से होता है। वहीं पर रक्त परिसंचरण तंत्र भी इनमें आ चुका है, जो कैसा है, खुला है। खुला है। हमारे अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे कैसा है, तो हमारे अंदर क्लोज टाइप का होता है, क्लोज्ड, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र है, लेकिन इनमें खुला होता है, यानी कि ओपन टाइप है। ओपन और क्लोज में क्या अंतर है, क्लोज का अंतर है कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बहता है वो नलियों में बहता है, यानी कि धमनियों और शिराओं में बहता है, आर्टरीज और वेन्स में बहता है। वो कभी खुली अवस्था में नहीं आता है, यानी कि उन नलियों के बाहर नहीं आता है। लेकिन ये जो रक्त है इनके अंदर वो खुली अवस्था में आ जाता है, यानी कि बहता तो नलियों में है, धमनी शिराओं में, लेकिन उसके बाद में ये खुली अवस्था में आ जाता है। ठीक है। वहीं पर इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे इंसेक्ट्स, दुनिया के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, वो इसको भी आर्थ्रोपोडा को 3 वर्ग में बांट दिया, क्रस्टेशिया, अरेकनॉइड, तो इंसेक्ट्स, तो ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे मक्खी मच्छर वगैरह, वो इसमें आ गए। अरेकनॉइड वगैरह जैसे कुछ कीड़े वगैरह हैं वो इसमें आ गए। तो इस तरीके से इस प्रजाति को, आर्थ्रोपोडा को भी अलग बांट दिया है। लेकिन ये याद रखना कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वर्ग कौन सा है, मनुष्यों से भी, इंसानों से भी, जानवरों से भी कीड़े मकोड़े हैं, लाखों पाए जाते हैं। इसके बाद में एक वर्ग आता है जिसे हम कहते हैं मुलस्क। ये मुलस्क वर्ग आपको समुद्र के पास में देखने को मिल जाएगा। ये समुद्री जीव कहते हैं इनको समुद्री जीव कहते हैं। समुद्री जीव, तो ये समुद्र के पास में आपको मिल जाते हैं। जैसे आपने कुछ नाम भी सुने होंगे, समुद्री जीव, इनको समुद्री जीव कहते हैं। ये समुद्री जीव कैसे हैं, जैसे शंख, सीपी वगैरह नाम सुने आपने, शंख है, शंख है, शंख जो हम बजाते भी हैं, है ना, तो शंख जो बजाते हैं तो उसके अंदर एक जीव रहता है, वो शंख का तो कंकाल है, वो शंख का कंकाल होता है जिसको हम बजाते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। किसका, CaCO3 का बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। तो इनके चारों ओर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के एक बाहर कठोर परत होती है, जिसे हम कवच कहते हैं, शेल कहते हैं। तो उस शंख के अंदर छोटा सा जीव रहता है, उस शंख के अंदर जीव रहता है ना। तो ये शंख के अंदर जीव रहता है, तो वो जो जीव है वो एक कवच से ढका होता है, जिसे हम शेल कहते हैं। उस कवच को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। तो जितने भी शंख हैं, सीपी हैं, घोंगा जिसे इंग्लिश में कहते हैं पिला, इसे हिंदी में कहते हैं घोंगा। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किसका उदाहरण है, जिसकी 8 टांगे हैं, तो ऑक्टोपस एक प्रकार का मोलस्क है। क्या है, मोलस्क संघ में रखा गया है। तो जिसकी 8 टांगे होती हैं, वो ऑक्टोपस किस में आ जाता है, तो ऑक्टोपस मोलस्क में आ जाता है। यूनियो, जैसे आपने शंख वगैरह, शंख, सीपी, इसको इसको देखा होगा ना, ये इसको देखा होगा। ये जब कभी आप समुद्र के पास में जाते हो या फिर नदी किनारे जाते हो, तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। कुछ इस प्रकार से बहुत सारी ये चीजें देंगे। या फिर कभी आपने जो रेत वगैरह है, घर वगैरह बनवाया होगा, तो आप जब रेत को बुलवाते हो घर में, तो उसमें बहुत सारे चमकीले पत्थर वगैरह दिखेंगे, बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको। तो ये भी बहुत मिलेंगे आपको, शंख, सीपी, घोंगा, ये भी। अब वो क्या है, सिर्फ कंकाल कंकाल बचा है, बालू में आते हैं, बालू में। तो ये सिर्फ कंकाल कंकाल बचा है उसमें, और जो जीव है वो वहीं खत्म हो गया, मर गया, है ना। तो वो सिर्फ और इसके अंदर रहते हैं वो। तो इसमें कई उदाहरण आ जाते हैं, जैसे स्नेल। ये स्नेल एक ऐसा जीव है जो इसको कई वर्ष लग जाते हैं अपने मतलब आगे बढ़ने में, इसको सालों साल लग जाते हैं। जैसे पेड़ को चढ़ रहा है जैसे ये, तो पेड़ चढ़ने में इसको सालों साल लग जाएंगे। ठीक है ना। तो ये बहुत स्लो मोशन होता है, हिलता भी नहीं है।
ऐसे ही ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस जो है वो एक मोलस्क का उदाहरण है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये एक प्रकार के जीव हैं जिनका बाहर जो आवरण है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसे हम कवच कहते हैं। तो अधिकांश जंतु जो हैं वो समुद्री होते हैं, कुछ अलवणीय जल में यानी कि सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, कुछ नम भूमि पर पाए जाते हैं। तो ये पानी जो है वो भूमि तक आ जाता है तो वहां पर मिल जाते हैं। तो इनमें सिर और पैर दोनों को छोड़कर संपूर्ण जो शरीर है वो मेंटल नामक आवरण से एक घिरा होता है, यानी कि इनके बाहर जो है वो आवरण होता है। तो सिर और पैर को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी का सभी जो पूरा शरीर है वो एक घिरा होता है, मेंटल नाम के एक आवरण से, एक परत से घिरा, सफेद बालू में शंख ज्यादा बिल्कुल। तो चारों ओर इनके कैल्शियम नाम की परत चढ़ी होती है जिसे हम कवच या शेल कहते हैं। ये चीज याद रखना, उदाहरण क्योंकि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जितने भी मोलस्क हैं उन सभी में कैल्शियम की परत चढ़ी है जिसे हम कवच कहते हैं। लेकिन ऑक्टोपस ऐसा जीव है, मोलस्क है जिसमें ये कवच अनुपस्थित है, यानी कि जिसमें सेल नहीं है। तो ऑक्टोपस में ये कवच नहीं पाया जाता, ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना। वहीं पर रक्त जो होता है इनका वो कलरलेस होता है, रक्तहीन होते हैं, यानी कि रंगहीन होते हैं ये, है ना। तो इनके अंदर कुछ में नीला रंग का देखा जाता है, कुछ में हरे रंग का रक्त देखा जाता है, ठीक है। तो रक्त जो है इनका कलरलेस होता है, लेकिन कुछ में नीले और हरे रंग का रक्त देखने को मिलता है। श्वसन के लिए इनमें गिल्स होते हैं, जैसे कि जो मछलियां होती हैं, मछली फिश जो होती हैं, तो मछलियों के अंदर गिल्स पाए जाते हैं श्वसन के लिए। वहीं पर जो पक्षी होते हैं, पक्षी यानी कि एव्स होते हैं, तो पक्षी में वायु सैक होते हैं, एयर सैक होते हैं, सांस लेने सांस छोड़ने के लिए। लेकिन जैसे मछलियों में गिल्स हैं और पक्षियों में वायु कोष होते हैं, तो इन मोलस्क के अंदर श्वसन के लिए गिल्स भी देखे जाते हैं और कुछ में एयर सैक वायु कोष भी देखे जाते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अंतिम जो हमारे सामने बचता है वो है संघ एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा वर्ग 8वां वर्ग है, इस जिसमें छोटे-छोटे जीव हैं और ये भी कैसे हैं, समुद्री हैं। तो ये जीव भी सभी कैसे हैं, समुद्री जीव हैं। कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। नर्वस सिस्टम इनमें विकसित नहीं हुआ है। इनके कुछ मुख्य उदाहरण हैं, जैसे कि तारा मछली जिसे हम कहते हैं स्टारफिश। तो स्टारफिश एक मछली नहीं है, तारा मछली जो है वो एक मछली नहीं है, वो एक एकाइनोडर्मेटा वर्ग का एक प्राणी है। एक जिसे हम कहते हैं समुद्री खीरा, जिसे हम कहते हैं सी कुकुम्बर। समुद्र के अंदर जाओ तो इसको देखेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे खीरा हो। तो खीरा यानी कि ककड़ी, तो उस ककड़ी को देखकर हमने इसका नाम क्या रख दिया, समुद्री खीरा। जैसे ये खीरे की तरह लगता है, इसको हम कहते हैं सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा। ऐसे ही होता है सी उर्किन्स, सी उर्किन्स, सी उर्किन्स, तो सी उर्किन्स, सी लिली, ये सभी किसके उदाहरण हो जाते हैं, एकाइनोडर्मेटा के। किसके उदाहरण है, एकाइनोडर्मेटा। दिस इज ऑल अबाउट एनिमल्स, एनिमल किंगडम। ये एक ओवरव्यू है, ठीक है ना, इसको आप ओवरव्यू मान के चलना। ओवरव्यू, जंतु जगत, है ना। तो ये एक प्रकार का ओवरव्यू है जिसमें आपको समस्त जानकारी मिली है कि कौन कौन से जीव, किस किस प्रकार के जीव और उनमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनके कुछ कुछ उदाहरण जितने याद रख सकते हो बहुत अच्छी बात है ना। और नहीं तो इनमें बहुत सारे नाम हैं, इसीलिए बार बार इनका रिवीजन करो, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उसको रिवीजन करना, वही चीज आपको ज्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद में जब अपन चीजों को पढ़ते हैं ना तो उसमें विशेष कर फिर इनकी विशेषताओं को पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग जीवों को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा एक क्लासिफिकेशन था, ओवरव्यू था, किसका, एनिमल्स के ऊपर था, एनिमल किंगडम के ऊपर था। क्लियर है सारी चीजें, क्लियर है सारी बातें। चलिए, तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी कल, तो कल इसके आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर है, तो फिर वो वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी 8:15 पे मेरी फिर से क्लास है ना, 8:15 पे और 9 बजे फिर से क्लास है, एप्लीकेशन पर फ्री क्लास है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं 8:15 वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।